जब आप कोई भव्य इमारत को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस इमारत को बनाने से पहले कागज पर उसका नक्शा बनाया होगा, या सीधे ही कुछ मिस्त्री आए और सीमेंट व ईंटें बेतरतीब लगाकर इमारत बनाने लगे। बाद में अपने आप इमारत जैसे बनी वैसे सामने आ गई। कोई भी भवन बिना नक्शा बनाए नहीं बनाया जाता। चलिए अब कल्पना करिए कि आप सेना में कैप्टन हैं। आपको एक युद्ध जीतना है, तो आप क्या करेंगे? कोई रणनीति बनाकर युद्ध करेंगे या सैनिकों को कह देंगे पहले युद्ध आरंभ तो करो, फिर देखें लेंगे कि कैसे लड़ना है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके 4 पुत्र थे। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने सभी बेटों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि जाओ इस 1 रुपये से व्यापार करके 2 रुपये कमाकर दिखाओ। जो ऐसा कर पाएगा उसे ही मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपूंगा। वह व्यापारी यह देखना चाहता था कि उसके किस बेटे में व्यापार करने की क्षमता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यापारी नहीं जुआरी होते हैं। वे व्यापार करने के मूल मंत्र को नहीं जानते कि व्यापारी रणनीति से व्यापार करता है। जुआरी तो बस सीधे कूद पड़ते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या रणनीति बनाई जाए। तो आपके लिए मेरी पहली ट्रेडिंग टिप्स यह है कि शेयर बाजार में ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाएं। क्या आपने कभी किसी पौधे को उगते देखा है? क्या आपने अपनी जिंदगी में बरगद का पेड़ और बरगद का बीज देखा है? बरगद का बीज राई के जितना छोटा होता है। क्या इसे उगाने में एक ही दिन में बरगद का पेड़ उग सकता है? नहीं, पहले बरगद के बीज से प्यारी सी छोटी कोपल निकलती है। उसके दिन वह थोड़ी सी बढ़ती है। धीरे धीरे वह नन्ही मुलायम कोपल 2 पत्तों वाली हो जाती है। छोटे छोटे लाल लाल पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रकृति इससे आपको ट्रेड करना सिखा रही है। यह अलग बात है कि आप इसे सीखना चाहते हैं या नहीं। प्रकृति में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे बरगद का यह पौधा बड़ा होता जाता है। कुछ ही वर्षों में यह पक्षियों को आश्रय देने लायक बन जाता है। कुछ और वर्षों के बाद यह पथिकों को छाया देने लायक हो जाता है तथा देखते देखते बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति इस प्रकार बनाएंगे कि आपका ट्रेडिंग का कारोबार धीरे धीरे बढ़कर वट वृक्ष का रूप ले ले, या आप 1 से 7 रोमांचक ट्रेड में कुछ में बड़ा पैसा बनाएंगे, आखिर में सब कुछ हार कर शेयर बाजार को पीठ दिखाकर भाग जाएंगे और फिर जिंदगी भर शेयर बाजार की बुराई करेंगे? आज की मेरी दूसरी ट्रेडिंग टिप्स आपके गले से उतर गई होगी। आपको पहली ट्रेड में बरगद के बीज की तरह छोटी धनराशि लगानी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कमाते जाएं वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग में लगाने वाली राशि बढ़ानी चाहिए। इसे मैं और विस्तार से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की पूंजी है। आप इससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपको प्रति माह 40 से 50 हज़ार रुपये की आय होने लगे। तो आपको करना यह है कि सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड प्रारंभ करें। मन में एक लक्ष्य ले लें। यदि मैं 10,000 से 2,000 कमा सका, यानी 10,000 की पूंजी को 12,000 में बदल सका, तो मैं बरगद के पौधे की तरह अपनी कार्यकारी पूंजी जिसे मैं ट्रेड करता हूं को बढ़ाकर 20,000 कर दूंगा। जब मैं 4,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूंगा तब इसे बढ़ाकर 30,000 का कर दूंगा। जब 6,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूंगा तब इसे बढ़ाकर 40,000 कर दूंगा। इस प्रकार प्रत्येक 2,000 मुनाफा कमाने पर ट्रेड के लिए पूंजी में 10,000 का इजाफा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि मैं नहीं कमा सका तो क्या होगा? वैसे तो इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेड में नुकसान उठाएंगे। आप जरूर कमा सकते हैं। अनुशासन से ट्रेड करने पर मार्केट से कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उल्टे निवेश की तुलना में ट्रेड से कमाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि निवेश में आप सिर्फ बढ़ती मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पर ट्रेड में तो आप बढ़ती व गिरती दोनों मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर भी आपको 10,000 रुपये भी कोई एक ही शेयर में थोड़ी न लगाने हैं। आप महेश कौशिक की पुस्तक पढ़ रहे हैं और मैं अपने पाठकों को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं आपको कभी भी एक ही ट्रेड में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। इसे भी हम 10 भागों में बांटकर ट्रेड करेंगे। आखिर बरगद के बीज से पौधा निकलता है वो कितना छोटा होता है। उसकी तरह ही हमें भी बरगद का पेड़ बनने के लिए पहले छोटे छोटे भागों में ट्रेड शुरू करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही 2,000 का शुद्ध मुनाफा होगा हम अपनी पूंजी को बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। अर्थात हमारे पास अब ट्रेड के लिए 20,000 की मूल पूंजी और 2,000 मुनाफे के साथ 22,000 रुपये होंगे। यह मैं बार बार शुद्ध मुनाफा इसलिए लिख रहा हूँ कि व्यापार में लाभ व हानि दोनों होते हैं। व्यापार में हानि होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस व्यापार में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो वह व्यापार नहीं कहलाता है। बस व्यापार में जब लाभ हानि से ज़्यादा होता है तो व्यापारी सफल व्यापारी कहलाता है। यहाँ शुद्ध मुनाफे का अर्थ यही है कि आपको हुए लाभ में से नुकसान कम करके जो बचे वह शुद्ध मुनाफा है। और जब यह शुद्ध मुनाफा 2,000 रुपये अर्जित हो जाए तब आपको पूंजी बढ़ानी है। तो आज की दूसरी टिप्स यही है कि अपनी कुल पूंजी के
एक 50 से ट्रेड आरंभ करें और जब भी 20% मुनाफा कमा लें तब इस पूंजी में से एक 50वें हिस्से की वृद्धि करते हुए बरगद के पेड़ की तरह अपने ट्रेड कारोबार का पेड़ लगाएं। हमारी तीसरी टिप्स है, इंट्राडे ट्रेड में आपका ब्रोकर आपको बहुत कम मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा देता है। अर्थात यदि आप मार्जिन पर खरीदने और उचित स्टॉप लॉस पर वापस बेचने दोनों के ट्रेड एक साथ ले लेते हैं तो ब्रोकर समझता है कि आपके स्टॉप लॉस के कारण आपका नुकसान सीमित है, इसलिए आपको मात्र 1,000 रुपये के मार्जिन पर वह 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के शेयर खरीदने बेचने की सुविधा दे देता है। इसे मार्जिन प्लस आदि नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर इसी के कारण अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप कभी किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? आपने देखा होगा जाम में छोटे वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि निकल सकते हैं पर ट्रक आदि बड़े वाहन नहीं निकल सकते। इसी प्रकार आप शेयर बाजार में ट्रक की साइज वाली ट्रेड लेंगे तो आप उस ट्रक की तरफ फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि यह एक बाजार है। यहाँ जब आप कोई शेयर जिस मात्रा में खरीदते हैं आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में बेचने वाला होना चाहिए तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। कोई शेयर जिस मात्रा में बेचते हैं आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में खरीदने वाला होना चाहिए तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। जैसे इस चित्र में देखिए, मैं आपको TCS के शेयर की NSE की साइट पर मार्केट डेप्थ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि शेयर का मार्केट प्राइस 2362 रुपये 35 पैसे है। इसके ऑर्डर बुक में देखिए, कोई व्यक्ति 5 शेयर 2362.15 में खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ 9 शेयर 2362.35 पर बेचने के लिए उपलब्ध है। अब आप खूब सारा मार्जिन लगाकर इंट्राडे में TCS के 100 शेयर खरीद डालने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आप सोच रहे हो कि मार्केट प्राइस 2362.35 पर खरीदना है, पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो आपको 9 शेयर 2362.35 के मूल्य पर मिलेंगे, पर 48 शेयर 2362.60 के मूल्य पर मिलेंगे जो ऊपर के चित्र में अगला विक्रेता बेचना चाहता है। 10 शेयर 2362.65 के मूल्य पर आएंगे। इस प्रकार आपके ऑर्डर से ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे और इतनी बड़ी मात्रा में आप बेचेंगे तब आपके बेचने के ऑर्डर से ही प्राइस घट जाएंगे। यह तो मैंने TCS का एक उदाहरण लिया है जो लार्ज कैप स्टॉक है तथा लिक्विड स्टॉक है, इसलिए मार्केट प्राइस में 40 से 50 पैसे का ही अंतर आपके ऑर्डर के कारण आ रहा है। किसी कम वॉल्यूम वाले छोटे स्टॉक में आप ऐसा 2 से 3 लाख रुपए का खरीदने का ऑर्डर एक साथ डाल देंगे तो आपके कारण ही स्टॉक अपर सर्किट पर आ सकता है और बेचते समय आपके कारण ही शेयर के प्राइस टूट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ यह क्या हुआ। आपने जिस प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डाला उससे ऊपर आपको शेयर मिले और जिस प्राइस पर बेचने का ऑर्डर डाला उससे नीचे बिके तथा आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया। आप सोच रहे होंगे आप मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, पर ऐसा करने पर आपके लिमिट मूल्य पर कोई खरीदने बेचने वाला नहीं मिला तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो आपको आपके ब्रोकर के न्यूनतम ब्रोकरेज के अनुसार एक ट्रेड में 40 से 50,000 रुपये से ज़्यादा के शेयर मार्जिन पर खरीदने बेचने नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चयन करते समय उनकी मार्केट डेप्थ चेक कर लें। शेयर ज़्यादा वॉल्यूम होने वाले होने चाहिए ताकि आपके खरीदते बेचते समय सामने दूसरा व्यक्ति उसको खरीदने बेचने वाला उपलब्ध रहे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपने अपर सर्किट के आसपास शेयर ले लिया तथा बेचते समय लोअर सर्किट पर बेचना पड़ा। इसमें स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता क्योंकि वॉल्यूम कम होने से आपके स्टॉप लॉस पर क्रेता या विक्रेता ही नहीं होते। तो हमारी तीसरी टिप्स यही है, छोटी छोटी ट्रेड से छोटा छोटा मुनाफा कमाए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप एक ट्रेड में 200 से 500 रुपये भी कमाते हैं और दिन में आपकी 10 में से 60 ट्रेड लाभ में रहती है तो आप 2000 से 2500 रुपये कमा सकते हैं, पर आपको छोटी छोटी ट्रेड लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 10,000 रुपये की पूंजी से इंट्राडे का कारोबार आरंभ करना चाहिए तथा धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप इस पूंजी को नहीं बढ़ाते और केवल 2% मासिक मुनाफा ही कमाते हैं, अर्थात आप एक माह तक इंट्राडे में व्यापार करके केवल 200 रुपये ही कमा लेते हैं तथा अगले महीने इस 10,200 रुपये से वापस 2% मासिक मुनाफा अर्थात 240 रुपये कमा लेते हैं। अब आपकी पूंजी 10,440 रुपये हो गई। इस प्रकार आप मात्र 2% मुनाफा एक महीने में कमाएं तथा मुनाफे को ही अपनी मूल पूंजी में जोड़ते रहें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 30 वर्षों में आपकी कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? आप जो उत्तर सुनेंगे उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अतः कृपया कमजोर दिल वाले इससे आगे नहीं बढ़ें। इस प्रकार महीने में 2% मुनाफा कमाते रहने से 30 वर्ष में आपकी 10,000 रुपये की पूंजी बढ़कर 1,24,75,611 रुपये हो जाएगी। जिनको इस गणना पर विश्वास नहीं हो रहा है उनके लिए मेरे द्वारा इस गणना की बनाई गई एक्सेल सीट की प्रतिलिपि पुस्तक के आखिर में परिशिष्ट में दी जा रही है। अब 10,000 रुपये से महीने में 200 रुपये कमाना कोई बड़ा टारगेट है क्या?
महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इसका मतलब आपको रोज मात्र 10 रुपये कमाने हैं। कौन सा व्यापारी ऐसा है जो 10,000 रुपये की पूंजी लगाकर रोज के 10 रुपये नहीं कमा सकता? एक सब्जी बेचने वाला एक अनाड़ी शेयर कारोबारी से ज़्यादा होशियार होता है, क्योंकि वह 10,000 रुपये की सब्जी रोज लाकर बेचता है तो उस पर 200 से 300 रुपये कमा लेता है। जबकि एक शेयर व्यापारी को मैं रोज 10 रुपये कमाने का टारगेट भी देता हूँ तो वह मूल पूंजी से भी 200 से 300 रुपये गंवा कर आ जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा यह कहता हूँ कि जिसको टमाटर बेचने नहीं आते वो शेयर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि टमाटर बेचने तथा शेयर बेचने के व्यापार में बहुत समानता है। टमाटर नहीं बिके तो वो सड़ जाते हैं। उनको यदि नुकसान उठाकर नहीं बेचा जाएगा तो सारे टमाटर सड़ जाएंगे। टमाटर का व्यापारी यह बात जानता है। वह ताज़ा टमाटरों पर खूब मुनाफा कमाता है। ज्यों ज्यों शाम होती है वह मुनाफे का टारगेट कम करता रहता है, पर टमाटर सड़ने से पहले वह छोटा नुकसान खाकर भी बेच देता है। पर अनाड़ी शेयर कारोबारी एक फिक्स टारगेट पकड़कर बैठा रहता है और अपने शेयरों के सड़ने का इंतजार करता रहता है। अंत में बड़ा नुकसान उठाने के बाद ही बाहर निकलता है। टमाटर बेचने वाला 1 रुपये का मुनाफा लेकर भी टमाटर बेच देता है, पर अनाड़ी शेयर ट्रेडर ट्रेड में 5 से 20% मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे मुनाफे को गंवा देता है और आखिर में उसका शेयर हानि में आ जाता है। तो टिप्स संख्या 4 का अर्थ यही है कि आपको इंट्राडे में मुनाफे का टारगेट 1% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक शेयर में इंट्राडे में 10,000 की ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपये ही मार्जिन देना पड़ेगा, तो उसका 1% आप 100 रुपये कमा सकते हैं, जबकि आपके एक दिन की कमाई का टारगेट 10 रुपये ही था। आपने यदि 100 रुपये कमा लिए तो आपने 10 दिन का टारगेट पूरा कर लिया। अर्थात इस गति से आप 30 साल की जगह 3 साल में ही 10,000 से 1,24,75,000 रुपये बना सकते हैं। पर यहाँ मुख्य समस्या यह आती है कि आप 100 रुपये का मुनाफा बुक करते नहीं और स्टॉप लॉस लगाते नहीं। उससे आपका यह आया हुआ मुनाफा चला जाता है और आपकी ट्रेड 100 रुपये मुनाफे की जगह 200 से 300 रुपये का नुकसान देकर जाती है। अब आप मुनाफा भूल जाते हैं और नुकसान पूरा करने के चक्कर में ट्रेड करने लगते हैं। इस विषय में मुझे एक सदगुरुदेव के वचन याद आ गए। वे कहते हैं कि यदि आप बेवकूफ़ियाँ करना नहीं छोड़ते तो स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्म ज्ञान पाने की एक ही योग्यता है, बेवकूफ़ी का त्याग करना। इसलिए शेयरों में मुनाफा कमाने के लिए लाभ का टारगेट छोटा 1% के लगभग रखना और स्टॉप लॉस उससे भी आधा, अर्थात आधा प्रतिशत रखना जरूरी है। अर्थात आपके 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई तो आपके टमाटर सड़ रहे हैं। इस 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। अगली टिप्स में इस बारे में प्रकाश डाला जाएगा। पिछली टिप्स के अंतिम भाग को एक बार वापस दोहराते हैं। आपका 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई है तो आपके टमाटर जैसे शेयर अब सड़ रहे हैं। इस 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपके मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट में जा सकते हैं। आप समझे नहीं होंगे कि 50 रुपये का नुकसान बुक करना प्रॉफिट कैसे हुआ। शेयरों में लाभ व हानि का अनुपात 2:1 रखना अनिवार्य है तो ही प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कितने भी ध्यान से शेयर चुने, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% सफल जाता हो। आपका शेयर नुकसान में आ सकता है और आता ही है। तो इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए यदि आप 2:1 का प्रॉफिट एवं स्टॉप लॉस का अनुपात रखते हैं और एक दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेड में 1,000 से 2,000 मार्जिन लगाने पर आप 10,000 की डे ट्रेड ले सकते हैं, तो आपके मूल पूंजी से आप एक बार में 4 से 6 ट्रेड ले सकते हैं तथा बाद में मार्जिन फ्री होने पर, अर्थात किसी में प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकने पर आप उस मार्जिन से वापस ट्रेड ले सकते हैं। मेरे अनुसार 10,000 रुपये की मार्जिन मनी से आप एक दिन में 10 के लगभग 10,000 की ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि आप 1% मुनाफे का टारगेट लेते हैं और आधा प्रतिशत का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपके 10 ट्रेड मान लीजिए आप 6 ट्रेड में पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 4 में बनाते हैं तो क्या होगा। अर्थात आपने 4 ट्रेड में 100 रुपये कमाए, यानी कुल 400 रुपये कमाए और 6 ट्रेड में 50 गंवाए, अर्थात 300 रुपये गंवाए तो भी आप 100 रुपये कमा सकते हैं। अर्थात 10 में से 4 ट्रेड सही जाने पर भी आप कमाकर निकल सकते हैं। इस 100 रुपये में से भी ब्रोकरेज वगैरह कम करके आप 10 रुपये भी बचते हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, गंवा नहीं रहे। पर नया ट्रेडर लालच व डर की वृत्ति को अपने पर हावी कर लेता है। उसकी ट्रेड आधा प्रतिशत नुकसान में आने पर वह स्टॉप लॉस के अनुसार लॉस बुक नहीं करता तथा स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता, क्योंकि उसे लगता है कि यह वापस ऊपर बढ़ जाएगा। तब यह नुकसान बढ़ते बढ़ते 4 से 5% तक चला जाता है। इसी प्रकार 1% लाभ में आने पर लाभ बुक नहीं करता, वह लालच करता है फिर कि यह और बढ़ेगा, 4 से 5% कमाएंगे।
ऐसा करने पर उसकी 10 में से 7 ट्रेड भी सही जाती है, सिर्फ 3 गलत जाती है तो भी वह नुकसान करके ही निकलता है, क्योंकि वह 7 ट्रेड में गैर अनुशासित तरीके से 2000 रुपये कमाता है, तो 3 नुकसान वाली ट्रेड में भी अनुशासन नहीं होने से 2500 से 3000 रुपये गंवा देता है। कुल मिलाकर उसकी मूल पूंजी से भी 500 से 1000 रुपये कम कर देता है। अगले दिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा लालच करता है तथा और ज़्यादा गंवाता है। इसलिए यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो लाभ के टारगेट वो स्टॉप लॉस में अनुपात 2.1 का रखना जरूरी है। इस सिद्धांत का पालन विश्व भर के लाभ कमाने वाले शेयर व्यापारी करते हैं। यदि आपको 1% लाभ एवं आधा % स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2% लाभ और 1% इस पर स्टॉप लॉस कर सकते हैं। पर यदि आप चार्ट वगैरह समझकर अच्छी तरह से मूवमेंट वाले स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 2% की जगह 1% का लाभ मिलना मेरे अनुभव में बहुत ही सरल व तेजी से होता है। इससे हमारा मार्जिन फ्री हो जाता है जिसे हम दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं। शेयरों की ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखना बहुत ही आवश्यक शर्त है। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो इंट्राडे के स्थान पर छोटी अवधि की स्विंग ट्रेडिंग करें, जिसकी विधि इस पुस्तक में आगे बताई गई है। स्विंग ट्रेडिंग से भी आप आसानी से अपनी पूंजी पर 2 से 5% प्रति माह बगैर नुकसान उठाए कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेड पर ज़्यादा जानकारी आपको आगे के टिप्स में दे रहे हैं। एनएसए की वेबसाइट पर शेयरों की सूची मिल जाती है जो उस ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अर्थात जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको भी भीड़ के साथ रहना चाहिए। जिन शेयरों में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है या तो वे बहुत बढ़ने वाले हैं या बहुत गिरने वाले हैं। आपको उनमें ट्रेड करने पर यह लाभ होगा कि एक तो खरीदार व बिकवाल दोनों ही बहुत ज़्यादा होने से आपके शेयर के प्राइस में एकदम से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, जिसे आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा लाभ यह कि ऐसे शेयर जो लिक्विड शेयर कहलाते हैं उनमें आपका ब्रोकर मार्जिन भी कम चार्ज करता है। जैसे एक कम वॉल्यूम वाले मिड कैप शेयर में यदि आप 10,000 रुपये के शेयर मार्जिन पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपका ब्रोकर 3 से 4,000 तक मार्जिन ब्लॉक कर सकता है। पर ज़्यादा वॉल्यूम वाले लार्ज कैप स्टॉक में 10,000 की ट्रेड मात्र 800 से 1600 रुपये मार्जिन पर ही मिल जाती है। मार्जिन राशि फिक्स नहीं होती, ये शेयर की तरलता के आधार पर तय की जाती है। इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ही ट्रेड के लिए चयन करना चाहिए। मेरी आपको यह भी सलाह है कि आप पिछले दिन के ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयरों का ट्रेड के लिए चयन करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी सफलता की दर और भी बढ़ जाती है। एनएसए की वेबसाइट से आप पिछले दिन की भाव कॉपी की एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें उस दिन हुए सबसे ज़्यादा ट्रेड वाले शेयरों का चयन कर सकते हैं। या इसकी एक विधि और भी है, आप एनएसए की वेबसाइट पर निम्न चित्र के अनुसार लाइव मार्केट लिंक पर जाएं तथा उस दिन के सबसे ज़्यादा एक्टिव सिक्योरिटीज़ का चयन कर लें। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि शेयर बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? आज की टिप्स याद रखें। पिछले दिन जो शेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड वाले थे उनमें आपको आज ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आजकल जिन्होंने प्रॉफिट की उम्मीद में शेयर लिया था वह बेच सकते हैं, जिससे शेयर गिर सकता है और आप शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। या कल जिस उम्मीद से ज़्यादा ट्रेड हुआ था वह उम्मीद आज भी जारी रही तो शेयर और भी बढ़ सकता है, आप उसमें लॉन्ग पोजीशन लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। पिछली टिप्स में आपने मुझसे यह सीख लिया है कि शेयर बाजार में ट्रेड की शुरुआत आप छोटी राशि से भी कर सकते हैं तथा आपको मुनाफे व स्टॉप लॉस का एक उचित अनुपात रखकर अलग अलग ट्रेड लेकर मुनाफा कमाना है, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता जिससे ट्रेड के सही या गलत जाने का 100% सटीक अनुमान लगाया जा सके। परंतु आप यदि मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखते हैं तो 12 में से 7 गलत 5 सही ट्रेड पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे 10,000 रुपये की ट्रेड लेने पर आपका 100 रुपये का मुनाफे का टारगेट एवं 50 रुपये का स्टॉप लॉस हो तो 7 गलत ट्रेड में आपका नुकसान 350 रुपये का होता है तथा 5 सही ट्रेड में आपका फायदा 500 रुपये का होता है। कुल मिलाकर आप 150 की कमाई करते हैं। जबकि आप अनाड़ी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 12 में से 7 ट्रेड गलत हो जाए। वास्तव में इसका उल्टा होता है। 12 में से 6 से 7 ट्रेड सही जाती है और 5 से 6 गलत भी जा सकती है, जो नॉर्मल है। बड़े बड़े ट्रेडरों के साथ भी ऐसा होता है, तभी तो स्टॉप लॉस बना है। मैंने निकोलस डार्वस की एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका शीर्षक है शेयर बाजार से पैसे मैंने कैसे कमाए। इसमें उन्होंने एक ही बात पर बल दिया कि शेयर कभी अच्छे या बुरे नहीं होते। मार्केट में 2 ही प्रकार के शेयर होते हैं, एक जो बढ़ रहे हैं, दूसरे जो गिर रहे हैं। अतः आपको बस इनको पहचानना ही आना चाहिए। इसे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो बढ़ने व गिरने वाले शेयरों को पहचानने के लिए अनेक सिस्टम बने हैं। कैंडलस्टिक चार्ट व RSI आदि अनेक इंडिकेटर इसके लिए बने हैं। पर इन सब सिस्टम्स के बारे में प्रकाश डालने से पूर्व अगली टिप्स में मैं आपको पहले अपना सिस्टम बताऊंगा कि मैं बढ़ने व गिरने वाले शेयरों के ट्रेड के लिए कैसे पहचानता हूं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग व निवेश के 5 अलग अलग सेगमेंट हैं। प्रायः नए ट्रेडर इनमें स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींच पाते
तथा ट्रेडिंग के इन 5 सेगमेंट्स को आपस में मिलाकर देखते हैं, जिससे वे ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट दोनों में असफल हो जाते हैं। ये 5 क्षेत्र इस प्रकार है: इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड या बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड जिसे BTST भी कहते हैं, फ्यूचर या डेरिवेटिव्स में ट्रेड, ऑप्शन में ट्रेड और कैश में डिलीवरी बेस्ड ट्रेड। वास्तव में इंट्राडे में कोई शेयर मार्केट खुलने पर यदि खरीदते या बेचते हैं तथा शाम को मार्केट वापस बंद होने तक शेयर वापस बेचकर या शॉर्ट किया था तो खरीदकर अपना लाभ या हानि जो भी हो उसे बुक कर देते हैं, तो ट्रेडिंग का यह परिक्षेत्र इंट्राडे ट्रेड या मार्जिन ट्रेड कहलाता है। स्विंग ट्रेड या BTST ट्रेड में आपके शेयरों को रखने की अवधि 2 से 3 दिन या 30 दिन तक भी हो सकती है, अर्थात इसमें इंट्राडे की तरह उसी दिन शाम को शेयरों की पोजीशन नहीं काटते। इसमें पोजीशन को यदि अगले दिन काटते हैं तो इसे BTST अर्थात बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं, पर BTST ही आवश्यक नहीं है। एक दिन से लेकर 1 माह तक की होल्डिंग वाली ट्रेड को आप स्विंग ट्रेड कह सकते हैं। इसमें शेयरों को इंट्राडे ट्रेड से ज़्यादा और कैश में खरीदारी करके होल्ड रखने से कम अवधि तक होल्ड किया जाता है। फ्यूचर या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते समय सीधे शेयरों में निवेश न करके एक निश्चित तारीख को शेयर खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट किया जाता है। उस तारीख को एक्सपायरी कहते हैं। ये 7 दिन जैसे बैंक निफ्टी में एवं 30 दिन जैसे निफ्टी व अन्य शेयरों में की अवधि हो सकती है, परंतु इसमें शेयरों को लॉट में खरीदने पड़ते हैं। एक लॉट की साइज 5 से 10 लाख रुपए के मूल्य की भी हो सकती है। इसमें भी मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा मिलती है। ऑप्शन एक प्रकार का बीमा है। इसमें आप एक फिक्स तारीख को शेयर खरीदने या बेचने का सौदा करके बदले में प्रीमियम चुकाते हैं। उस तारीख को आपको शेयर खरीदने या बेचने पर आपके चुकाए गए प्रीमियम से ज़्यादा राशि मिलती है तो आप मुनाफे में रहते हैं, और प्रीमियम से कम राशि मिलती है तो आपको नुकसान होता है। फ्यूचर की तुलना में ऑप्शन इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आप द्वारा चुकाए गए प्रीमियम तक ही सीमित होता है। 5वां प्रकार कैश में डिलीवरी ट्रेड है। इसमें आप शेयरों की पूरी कीमत कैश में चुकाकर शेयरों की अपने डीमेट खाते में फिजिकल डिलीवरी ले देते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। जब आप 1 साल से पहले शेयर बेचते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, और 1 साल होल्ड करके बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस टिप्स का अर्थ यही है कि आप 5 परिक्षेत्रों को मिक्स नहीं करें। जैसे रोहित इंट्राडे ट्रेड में एक शेयर में पोजीशन लेता है जो कि 10,000 रुपये की पोजीशन है। रोहित सोचता है कि मार्केट बंद होने तक इसमें जो भी मुनाफा या नुकसान होगा ले लूंगा। रोहित को इस पोजीशन के लिए 1500 रुपये की मार्जिन देनी पड़ती है। अब रोहित का ट्रेड 60 रुपये का नुकसान पर आ जाता है, पर रोहित पोजीशन नहीं काटता है। वह सोचता है कि वापस बढ़ जाएगा। शाम तक यह नुकसान बढ़कर 350 रुपये का हो जाता है, पर रोहित का मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह सोचता है कि कल तो यह पक्का बढ़ ही जाएगा, फालतू 350 रुपये की मार क्यों खाते हैं। वह ब्रोकर को 1500 रुपये मार्जिन के स्थान पर पूरे 10,000 मार्जिन देकर शेयरों की इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में चेंज कर देता है। अब डिलीवरी आने में 2-3 दिन का समय लगता है। उससे पहले रोहित इनको बेचकर BTST ट्रेड या स्वैप ट्रेड करना चाहता है, पर अगला दिन भी निराशाजनक रहता है। अब नुकसान बढ़कर 750 रुपये हो जाता है। रोहित सोचता है कि कोई बात नहीं, कल बेच लेंगे। अगले दिन शेयर भाव बढ़ता है, पर नुकसान पूरा कवर नहीं होता। वह अब भी 240 रुपये के नुकसान में होता है। रोहित सोचता है कि अब तो शेयर वापस बढ़ने लग गया है, डिविडेंड आने दो, थोड़ा और रुक कर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुनाफा कमाकर ही निकलेंगे। पर शेयर वापस गिरता है। अब रोहित 1200 रुपये के नुकसान में रहता है। वह शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाता है। वह सोचता है चाहे साल भर रुकना पड़े, पर मुनाफा तो लेकर ही रहना है। ऐसे निवेशक नुकसान वाले शेयरों को 4-5 साल भी होल्ड रखते हैं। आपने रोहित के उदाहरण में क्या देखा? रोहित इंट्राडे से BTST में, फिर कैश में, फिर शॉर्ट टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गया, जो कि गलत है। इन अलग अलग सेगमेंट्स को इस प्रकार मिक्स करना ही गलत कदम था। जैसा कि इस पुस्तक के शुरू के टिप्स में बताया गया है कि यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 0.5% नुकसान में आने पर आपको अपनी पोजीशन काट लेनी है, या 1% मुनाफा मिलने पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस स्थिति में रोहित जब इंट्राडे में पोजीशन ले रहा था तो उसको 10,000 रुपये का 0.5% अर्थात 50 रुपये स्टॉप लॉस लगाना था। उसके 50 रुपये नुकसान बुक कर लेने पर उसका मार्जिन फ्री हो जाता तथा वह उसी मार्जिन से 10,000 रुपये की दूसरी ट्रेड पोजीशन लेकर उसमें 1% अर्थात 100 रुपये मुनाफा कमा लेता, तो उसको कुल मिलाकर 50 रुपये का फायदा ही होता तथा वह वापस इसी मार्जिन से तीसरी ट्रेड भी ले सकता था। इस टिप्स का यही सारांश है कि मार्केट के अलग अलग परिक्षेत्रों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा रखें तथा ट्रेड लेते समय ही तय करें कि आपका टारगेट, स्टॉप लॉस व टाइम फ्रेम क्या है।
लेखक की सलाह है कि आप इंट्राडे की जगह स्विंग ट्रेड करें और भविष्य में ट्रेड करने की जगह ऑप्शन में ट्रेड करें। इससे आपको नुकसान होने की संभावना कम होगी और लाभ की संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे के टिप्स में स्विंग ट्रेड व ऑप्शन ट्रेड पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। एक अंग्रेज ट्रेडर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक असफल ट्रेडर होता है, क्योंकि उसमें लालच एवं डर की नैसर्गिक वृत्तियां पाई जाती है। इसलिए जैसे सेना का प्रशिक्षण एक व्यक्ति को सैनिक बना देता है, विज्ञान की पढ़ाई का प्रशिक्षण वैज्ञानिक बना देता है, वैसे ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना भी एक आर्ट है जिसमें सतत अभ्यास व भावनाओं पर नियंत्रण करके ही इस कला को सीखा जा सकता है। असल में लालच व डर दो ऐसी भावनाएं हैं जो आपको एक असफल ट्रेडर में बदल सकती है। कैसे? जब आप एक सफल ट्रेड में होते हैं तो आप लालच कर सकते हैं कि मुनाफा और बढ़ने दे, पर अचानक मुनाफा बढ़ते बढ़ते वापस घटने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा और रुके, पर मुनाफा इतनी तेजी से गिरता है कि आपकी लाभ की ट्रेड हानि में आ जाती है। आप फिर लालच करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो यह ट्रेड बड़े नुकसान में बदल जाती है। अगली बार आप ट्रेड लेते हैं तो आप में डर की वृत्ति हावी हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, आप मुनाफा वापस चला नहीं जाने के डर से डर कर छोटा सा मुनाफा बुक कर लेते हैं, जबकि उस ट्रेड में आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता था। तो इन्हीं मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण सिखाने के लिए आपको पिछली टिप्स में 1% मुनाफे का टारगेट तथा 0.5% का सख्त स्टॉप लॉस रखने की हिदायतें दी गई थी। जब आप दिन में अपनी स्थिति को विजेता की स्थिति में ले आते हैं, तब टारगेट व स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हैं। मान लो आप एक ट्रेड में 10,000 रुपये की ट्रेड लेते हैं और 100 रुपये का मुनाफा या 50 रुपये के नुकसान का टारगेट रखते हैं, तथा सौभाग्य से आपकी पहली 60 ट्रेड में से 5 सही चली जाती है, तो आप उस दिन 5 सही ट्रेड में 500 रुपये कमाते हैं और 2 गलत ट्रेड में 100 रुपये गंवाते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप 60 रुपये के फायदे में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब आप 2% मुनाफे का टारगेट और 1% स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड लेंगे तो आपको हानि होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर अपने लालच एवं डर पर नियंत्रण रखें तथा मुनाफे व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखें। शुरू में छोटे टारगेट तथा उससे भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। एक बार आप अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं तो धीरे धीरे उस दिन के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस को इस प्रकार थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि दिन के अंत में आपका पूरा कमाया हुआ मुनाफा नहीं जाना चाहिए। अगले टिप्स है, इस टिप्स को अच्छी तरह से समझने के लिए कहानी सुने। एक सब्जी बेचने वाली एक टुकड़ी भिंडी खरीद लेती है और उसे रिटेल ग्राहकों को बेचने बैठ जाती है। पर उस दिन मार्केट में भिंडी की डिमांड कम होती है तथा दूसरे बड़े व्यापारी के पास बाहर से भिंडी का ट्रक आ गया है। वह सस्ते में भिंडी की टोकरी 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाई थी और 65 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच के मुनाफा कमाना चाहती थी। पर उसकी भिंडी 65 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में सब्जी का बड़ा व्यापारी 50 रुपये प्रति किलोग्राम की ही भिंडी बेच रहा है। तो क्या वह सब्जी बेचने वाली एक और भिंडी की टोकरी इस उम्मीद में 50 रुपये के भाव पर खरीद लेगी कि इससे उसके दोनों टुकड़ों का औसत मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा तथा जब भी बड़े व्यापारी का माल खत्म हो जाएगा वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच लेगी? आपका उत्तर यदि हाँ है तो यह गलत है, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन जैसे शाम को मार्केट बंद होने के पहले काटनी जरूरी होती है, वैसे ही सब्जी वाली की सब्जी भी शाम तक नहीं बिकती तो खराब हो जाती है। इस बात की गारंटी नहीं है कि शाम तक बड़े व्यापारी की भिंडी बिककर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आपूर्ति मांग से ज्यादा हो गई है। इसलिए वह सब्जी वाली ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे दिख रहा है कि एक टुकड़ा तो खराब हो ही रहा है, दूसरा टुकड़ा और खरीद लिया तो आज मार्केट में भिंडी वैसे भी बहुत ज्यादा आई हुई है, शाम तक बड़े व्यापारी का माल बिक जाएगा तथा भाव वापस बढ़ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? उल्टा उसका नुकसान और बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े व्यापारी की भिंडी जब शाम को बासी पड़ने लगेगी तब वह भाव और कम 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर ही देगा। एक कम पढ़ी लिखी सब्जी विक्रेता व्यापार करना जानती है। वह पहले से जो सब्जी नहीं बिक रही उसको और ज्यादा खरीदकर एवरेज आउट नहीं करती, पर शेयरों में ट्रेडर जब खरीद लेता है तथा उसकी पोजीशन नुकसान में आ जाती है तो उसके अहंकार को चोट लगती है। वह सोचता है यह टिप्स तो इतने बड़े रिसर्च एनालिस्ट की है, यह फेल नहीं हो सकती। इसलिए वह गिरते हुए दाम पर शेयर और खरीदकर एवरेज आउट कर लेता है। पर जब शाम तक भी भाव नहीं बढ़ते तो वह दुगना नुकसान उठाकर रिसर्च एनालिस्ट को भी गलतियां निकालता है तथा फिर से एक नई परफेक्ट टिप्स की तलाश में निकल जाता है, जो अंतहीन खोज है। किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की टिप्स 100% सफल नहीं जाती। शेयरों में यदि ट्रेड करना है तो इसकी कला एक ही है कि इंट्राडे में आप गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट नहीं करें, स्टॉप लॉस रखें तथा हानि व लाभ का अनुपात 1:2 रखें। हालांकि स्विंग ट्रेड जिसमें पोजीशन 1 दिन से 30 दिन तक होल्ड की जाती है, उसमें गिरती हुई पोजीशन को कुछ निश्चित नियमों के तहत लगातार एवरेज आउट करने की अनुमति है। उसमें हम प्रत्येक एवरेज आउट के साथ मुनाफे का टारगेट भी लगातार कम करते रहते हैं।
इस प्रकार की स्विंग ट्रेड पर पुस्तक के आगे के भाग में विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखें, इंट्राडे में यदि आप पोजीशन में मुनाफा नहीं होकर उल्टा नुकसान हो रहा है तो उसमें एवरेज आउट करने की जगह बाहर निकलने में ही फायदा है। जैसे उस सब्जी वाले ने भिंडी के भाव और कम होने से पहले तथा भिंडी के खराब होने से पहले ही भिंडी नुकसान में बेचकर और ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया तथा उन्हीं पैसों से उसने दूसरी सब्जी खरीदकर उसमें मुनाफा कमाकर नुकसान को भी रिकवर कर लिया। असल में कभी कभी इंट्राडे में भी ऐसे एवरेज करने पर मुनाफा हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट काफी अनिश्चित होता है। किसी किसी के साथ अंधे के हाथ बटेर लगी जैसी कहावत चरितार्थ हो जाती है, पर ज्यादातर इंट्राडे में एवरेज आउट के मामलों में नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए ट्रेडिंग करते समय लालच व डर जैसी भावनाओं के साथ साथ आपके अहम की भावना को भी दूर रखना होता है। मैं गलत नहीं हूं, या फलां सर गलत नहीं हो सकते, या मैं इसी ट्रेड से लाभ कमा कर रहूंगा, ऐसा ईगो रखना गलत है। ट्रेड लेने से पूर्व ही टारगेट व स्टॉप लॉस तय कर लीजिए तथा फिर उनका सख्ती से पालन कीजिए। व्यापार को व्यापार की तरह कीजिए, इसे क्रिकेट के मैच की तरह हार जीत का प्रश्न न बनाए। प्रैक्टिकल अभ्यास, किसी ऐसे ट्रेडर की तलाश कीजिए जिसे इंट्राडे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। उससे पूछे कि क्या आपने गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट किया था। आप देखेंगे कि लगभग 100% मामलों में उसका उत्तर हाँ में मिलेगा। मेरे पास प्रतिदिन ऐसे बहुत से ईमेल्स और यूट्यूब कमेंट्स, ब्लॉग कमेंट्स आते हैं कि मैं ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस सिखाते हुए ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट पर सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है इसके बारे में जानकारी दूं। शेयर बाजार में टेक्निकल चार्ट पर शेयर की मूवमेंट को एनालिसिस करने वाले 200 से अधिक इंडिकेटर जैसे RSI, VWAP, IMI, EMA, DMA, SMA उपलब्ध है। इनमें से कुछ बहुत साधारण है तो कुछ बहुत जटिल। सभी ट्रेडर यह तलाशते रहते हैं कि इतने सारे इंडिकेटर में सबसे बेस्ट कौन सा है। आमतौर पर नए ट्रेडर तो ऐसे किसी परफेक्ट इंडिकेटर की तलाश में रहते हैं जो अलादीन के चिराग की तरह हो तथा जो 100% सही व सटीक हो जाए। इस बेस्ट इंडिकेटर की तलाश में वे शेयर बाजार पर नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं। हो सकता है आपने भी यह पुस्तक इस परफेक्ट ट्रेडिंग सिग्नल की प्यास को पूरा करने के लक्ष्य से ही खरीदी हो। इंटरडे ट्रेडिंग व टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पर लाखों पुस्तकें उपलब्ध है। सभी में 1 या 2 या 3-4 सिग्नल मिक्स करके ट्रेडिंग पर लंबे चौड़े ज्ञान दिए जाते हैं। पर नया ट्रेडर जब पुस्तक पढ़कर उसके ज्ञान को यथार्थ के धरातल पर परखने जाता है तो उसे लगता है यह सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। उसकी तलाश फिर शुरू हो जाती है। यूट्यूब पर इस विषय पर करोड़ों की संख्या में वीडियो उपलब्ध है। उनको देखने से ऐसा लगेगा कि आज तो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम मिल ही गया, पर फिर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में उस सिस्टम से कुछ दिन ही फायदा होता है, फिर इतना नुकसान होता है कि स्टॉप लॉस उड़ते उड़ते वह फायदा भी चला जाता है। अब मैं आपको जो बेस्ट इंडिकेटर बताने वाला हूँ वह थोड़ा कड़वा है, पचाने में भारी है। नए ट्रेडर को तो बिल्कुल हजम नहीं होता, पर यह शाश्वत सत्य है। वह आप जितना जल्दी आत्मसात कर लेंगे उतने ही लंबे समय तक आप बाजार में टिके रह सकेंगे। वह बेस्ट इंडिकेटर का वह शाश्वत सत्य है कि शेयर मार्केट में इंट्रा ट्रेडिंग के लिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो क्या करें? कुछ नहीं। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 100% परफेक्ट सिस्टम की तलाश छोड़कर अपने सिस्टम से, अर्थात जिस भी तरीके से आपको आपकी ट्रेड सफल होने की संभावना ज्यादा लगे, उस सिस्टम से छोटी पोजीशन लेनी है तथा लाभ व नुकसान को 2:1 में रखते हुए ही लाभ कमाने का प्रयास करना है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। वैसे मेरी निजी राय में VWAP से ब्रेकआउट का इंडिकेटर सबसे ज्यादा सही लगता है। इसके बारे में आपको टिप्स संख्या आगे बताई गई है। प्रैक्टिकल अभ्यास, इंट्राडे में 14 दिन की RSI के अनुसार जो शेयर चार्ट पर ओवरसोल्ड दिख रहा हो उसे खरीदे तथा ओवरबॉट दिख रहा हो उसे बेचे। आप देखेंगे कि यह विधि ज्यादातर मामलों में सही जा रही है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी इस चार्ट पर शेयर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट दिखता है, परंतु आपको उसके अनुसार ट्रेड करने पर फायदे की जगह नुकसान ही होता है। इसका अर्थ यही है कि टेक्निकल इंडिकेटर हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर अपनी मेहनत की कमाई को छोटे छोटे स्टॉप लॉस में गंवाना उचित नहीं है। आपको या तो फुल टाइम ट्रेडर बनकर हर वक्त स्क्रीन पर नजर जमाकर बैठना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल स्विंग ट्रेडिंग में आना ही पड़ेगा। इंट्राडे में ज्यादातर सही जाने वाले इंडिकेटर जब आप ट्रेड लेते हैं उसी समय फेल क्यों हो जाते हैं, यह आप अगली टिप्स में जानेंगे। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वर्तमान में जब कंप्यूटर सिस्टम्स से ट्रेडिंग होती है तब आपकी इंट्राडे पोजीशन को आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता के स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। मार्केट डेप्थ में आप भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध ऑर्डर को देख सकते हैं। इसे आपकी ली गई पोजीशन, आपके मार्जिन पोजीशन ली है या कैश एंड कैरी ली है, सब कुछ आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता तो देख ही सकता है। इसके अलावा ब्रोकर, सब ब्रोकर,
ट्रेडिंग मेंबर आदि कौन कौन आपकी पोजीशन को देख सकते हैं यह कहना मुश्किल है, पर कंप्यूटर के युग में असंभव भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई यदि मेरे ऑर्डर मेरी ट्रेडिंग पोजीशन को देख भी लेता है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या आपने कभी ताश खेली है? क्या आप अपने पत्ते दूसरों को देखने देते हैं? ताश में आपके पत्ते आपके विपक्षी खिलाड़ी द्वारा देख लिए जाएं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं इस पुस्तक का लेखक इस बारे में 100% निश्चिंत नहीं हूं कि आपकी इंटरडे व मार्जिन पोजीशन को कौन कौन देख सकता है तथा इसका क्या क्या दुरुपयोग होने की संभावना है, पर यदि इसकी 1% भी संभावना है तो आप खतरे में हैं। मेरी पत्नी के पास तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी फोन आया था। कोई महिला बोल रही थी, सीमा जी मैं देख रही हूँ आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखती हैं जो अक्सर हिट हो जाता है। इस पर मैंने उससे पूछा कि आप कौन बोल रही हैं? वह बोली, मैं सीमा जी की ट्रेडिंग मैनेजर हूँ। मैंने कहा कि आपको हमारी पोजीशन व स्टॉप लॉस देखने का क्या अधिकार है? उसने बताया कि हमारी कंपनी ने ग्राहकवार रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए हैं ताकि हम ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सके। सीमा जी की ट्रेडिंग आईडी मेरे अंडर में दी हुई है, इसलिए मैंने उनकी हर ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग व स्टॉप लॉस देख पाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने रिलायंस के 1000 शेयर पर 1043 रुपये के भाव पर खरीदे। आप 1048 रुपये का टारगेट रखते हैं और 1038 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। एक बड़ा ऑपरेटर यदि यह पोजीशन देख सकता है, जो उसे पता है मार्केट में कितने कितने ऑर्डर किस किस भाव पर लगे हैं, तो उसे दिख रहा है कि यदि वह रिलायंस के 5000 शेयर एक साथ बेच देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 5000 शेयर एक साथ बेचने पर भाव 1043, 1042, 1041, 1040 इस प्रकार गिरते गिरते कम होकर 1035 रुपये पर आ जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस 1038 रुपये पर हिट हो जाएगा। उसी समय वह 5000 शेयर वापस भी खरीद लेगा। उसके 5000 शेयर 1043 से 1035 के बीच में बिके। आपके जैसे बहुत से ट्रेडर इस नुकसान पर शेयर बेचकर पोजीशन काटना चाहेंगे। उनसे वह 1035 से 1038 के बीच में 5000 शेयर वापस ले लेगा तो उसे अच्छा खासा लाभ होगा और आपको स्टॉप लॉस हिट होने से 1000 शेयरों में 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 5000 का घाटा होगा। मार्केट में किसी लो वॉल्यूम शेयर की तलाश करें, उसकी मार्केट डेप्थ देखें। मार्केट डेप्थ देखना मैंने टिप्स संख्या 3 में बताया है। आपको NSE या BSE की साइट पर जो मार्केट डेप्थ दिखती है वह प्राय रियल टाइम्स नहीं होती, इसमें कुछ सेकंड का अंतर हो सकता है, पर जीरोधा काइट जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर यह लगभग रियल टाइम दिखती है। माना कि शेयर का भाव 16.10 पर चल रहा है। मार्केट डेप्थ तो निम्न प्रकार से आपको ऑर्डर दिख रहे हैं। 16.10 पर 500 शेयर, 16.05 पर 1 शेयर, 16 पर 5 शेयर, 15.95 पर 8 शेयर, 15.90 पर 1000 शेयर। बिक्री ऑर्डर 16.15 पर 503 शेयर, 16.20 पर 10 शेयर, 16.25 पर 15 शेयर, 16.30 पर 88 शेयर और 16.35 पर 58 शेयर। इस अभ्यास को करने के लिए आपको देखना होगा कि वॉल्यूम बहुत कम है तथा काफ़ी संख्या से बुले इस प्रकार रुकी है। तो यदि आपके पास 16.15 से 16.35 के बीच बिक्री के लिए उपलब्ध सभी शेयरों अर्थात 503 प्लस 10, 15, 18, 58 कुल 674 शेयरों को 16.35 के भाव पर खरीदने लायक ऑर्डर डालने का पैसा है, अर्थात आपके पास 16,500 रुपये का मार्जिन है, तो आप एक साथ 1000 शेयर मार्केट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डालकर देखिए। आप देखेंगे ऐसे में सभी बिक्री ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और शेयर का मार्केट प्राइस बढ़कर 16.45 के आसपास हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बड़ा ऑर्डर डालकर शेयर प्राइस को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए बड़े व्यापारी आपका स्टॉप लॉस 1 मिनट में उड़ा सकते हैं। यह सावधानी रखें कि इस प्रयोग को करने के दौरान बड़े व्यापारी आपके मुकाबले में तेजी से ज़्यादा शेयर बेचने लग गए तो यह दाम 1 सेकंड में कम होकर वापस नीचे आ सकता है और आपको इस प्रयोग में नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रयोग करके तभी देखें जब आपके पास पूंजी हो, नुकसान हो तो नुकसान झेल जाने की क्षमता हो तथा जो शेयर आप चुने उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम हो। यदि आप इंट्राडे की जगह मार्जिन पर ट्रेड न करके कैश एंड कैरी में शेयर लेते हैं और अगले दिन बेच देते हैं तो इसे बाय टुडे सेल टुमारो कहते हैं। इसका संक्षिप्त नाम BTST है। जब शेयरों को 2 से 30 दिन तक होल्ड करके बेचा जाता है तो इसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। इंटरडे की जगह BTST था। स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेना आपके जीतने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें एक तो ऑपरेटर आपकी लीवरेज पोजीशन को ट्रिगर नहीं करवा सकता, दूसरा आपके पास समय भी ज़्यादा होता है जिसमें शेयर परफॉर्म कर सकता है। इंटरडे में एवरेज आउट करना घाटे का सौदा हो सकता है, परंतु स्विंग ट्रेड में आप यदि अनुशासन के साथ बताए गए नियमों से एवरेज करते हैं और प्रत्येक एवरेज के साथ साथ अपना प्रॉफिट टारगेट भी कम करते रहते हैं तो आप इसमें आसानी से बगैर नुकसान किए बाहर निकल सकते हैं।
स्विंग ट्रेड में चूंकि शेयरों की डिलीवरी ली जाती है, इसलिए इसको ट्रेडिंग की जगह निवेश माना जाता है। टैक्स नियमों में भी यह ट्रेडिंग का सट्टा आय के दायरे में न आकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आता है, जिसे आप इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग से बचा सकते हैं। इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आप आगामी टिप्स में पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में विनिंग स्विंग ट्रेड करने का शेयर जीनियस मेथड बतलाया जाएगा। प्रतिदिन किसी एक्सचेंज पर जितने के शेयर ट्रेड होते हैं, उनका उस ट्रेडिंग डे का सभी ट्रेड हुए शेयरों का जो औसत मूल्य होता है, उसे उस दिन का वॉल्यूम प्रभारित औसत मूल्य वीवैप कहते हैं। मान लें कि टीसीएस का शेयर का 17 अक्टूबर 2018 का वॉल्यूम प्रभारित औसत मूल्य 1948 रुपये 30 पैसे है, तो आपको इस एवरेज मूल्य 1948.30 पर अगले दिन सिर्फ एक शेयर खरीदने का ऑफर आफ्टर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर भरकर रख देना चाहिए। अगले दिन 18 अक्टूबर 2018 को यदि शेयर का प्राइस पिछले दिन की वीवैप पर आएगा तो शेयर आपके लिए खरीद लिया जाएगा। मैंने पिछले डाटा का एनालिसिस करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस बात की 90 से 95% के ऊपर संभावना होती है कि आपको पिछले दिन का वॉल्यूम बेस्ड एवरेज प्राइस पर शेयर अगले दिन मिल जाए। इस प्रकार यदि आप रोज पिछले दिन के वीवैप पर खरीद करते हैं तथा एक दिन में सिर्फ एक ही शेयर खरीदते हैं, तो इसमें यदि आपका ट्रेडिंग खाता किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है जहां डिलीवरी में यानी कैश में खरीदारी करने पर ब्रोकरेज नहीं लगती, ऐसे ब्रोकर में 1000 रुपये का शेयर खरीदने पर सिर्फ 1 से 2 रुपये जीएसटी व एसटीडी लगता है, तो ही आप इस विधि से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे रोज एक एक शेयर खरीदते रहिए। जब भी आपके खरीदे हुए शेयर के एवरेज मूल्य पर 2.5% मुनाफा मिले, बेचकर निकल जाइए। परंतु यह विधि सिर्फ निफ्टी के 50 शेयरों में या सेंसेक्स के 30 शेयरों में ही करें, क्योंकि निफ्टी के 50 शेयर या सेंसेक्स के 30 शेयर यदि लगातार गिरते भी रहेंगे तो भी किसी भी बाउंस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 माह में 2.5% रिटर्न मिल ही जाता है। मैं और भी विस्तार से बताता हूँ। यदि आप CNC कैश एंड कैरी में निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के शेयरों में से रोज एक एक शेयर पिछले दिन के वीवैप पर लेंगे तो कभी 4-5 दिन में, कभी 6-7 दिन में, कभी 10 से 20 दिन में आपको कुल खरीदे गए शेयरों के एवरेज मूल्य पर 2.5 से 3% रिटर्न मिलने की स्थिति आ जाती है। मार्केट बहुत ही बियर फेज में चला जाए तो 30 से 60 दिन लगते हैं। सामान्य मार्केट में 4 से 20 दिन में 2.5% रिटर्न मिल सकता है। इसका और भी एडवांस्ड मैथ भी है, जिसमें आप एक शेयर की जगह रोज 4 शेयर का ऑर्डर भरते हैं। एक पिछले दिन के वीवैप पर, एक पिछले दिन के वीवैप से 1% कम पर, एक पिछले दिन के लो पर, एक पिछले दिन के लो से 1% कम पर, जिससे आपने मान लो TCS के 4 शेयर रोज ऐसे खरीदने का ऑर्डर भरा तो कभी मार्केट गिरा हुआ रहा तो चारों ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर 4 शेयर आ जाएंगे। कभी मार्केट ऊपर रहा तो कम से कम 1 शेयर पिछले दिन के वीवैप पर तो आ ही जाता है, कभी 2 शेयर आएंगे। इनके औसत मूल्य पर जब भी 2.5% से 0.5% मुनाफा मिले तो बेचकर निकलते रहिए। यह एवरेज के साथ मुनाफे का टारगेट कम करते रहना है। जैसे पहले दिन की खरीदारी के बाद औसत मूल्य पर आपको 2.5% टारगेट मिले तो लेना है, परंतु यदि आपको यह टारगेट नहीं मिला, आपने दूसरे दिन भी इसी विधि से खरीदारी की, तो आपको अब औसत मूल्य पर 2% टारगेट मिले तो ले लेना है। यदि आपने 3 दिन लगातार एवरेज कर लिया तो अब 1.5% टारगेट ही मिले तो ले लेना है। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और मूल पूंजी वापस मिलते रहने से आप कम पूंजी में बार बार ट्रेड ले सकेंगे। दुर्भाग्य से 4 दिन एवरेज करने पर भी मुनाफा नहीं मिले तो टारगेट प्रतिशत ही रह गया है। हफ्ते का 5वां दिन जो मार्केट का अंतिम ट्रेडिंग दिन है, उसमें भी आपको उक्त विधि से एवरेज करने पर लाभ नहीं होता तो आपको 0.5% प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ वर्तमान में कितने भी शेयर हो, बेचते समय 16 रुपये का लगभग डिलीवरी चार्ज लगता है और 2000 के शेयर खरीदने बेचने पर 4 रुपये के लगभग अन्य खर्च लगते हैं, जिसमें 0.5% में बेचने पर भी आप यह खर्च निकालकर मामूली प्रॉफिट में बाहर निकल जाएंगे तथा अगले हफ्ते वापस 2.5% टारगेट के साथ शुरू कर देंगे। तो शेयर चूंकि 5 दिन से लगातार गिर ही रहा होता है, जब 2.5% का बाउंस बैक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फंडा यह है कि आप कभी 2.5%, कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 1%, कभी 0.5% के साथ इसी विधि से ट्रेड करते करते बगैर नुकसान के आसानी से औसतन 1% साप्ताहिक रिटर्न ले सकते हैं। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो भी आप वीवैप से ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए उस दिन के वीवैप और शेयर के प्राइस पर निगाह रखिए। यदि शेयर का मार्केट प्राइस उस दिन की वीवैप से ऊपर है तो उसे नीचे आने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही यह परिस्थिति बदले, अर्थात शेयर वीवैप से ऊपर ट्रेड करते करते नीचे आ जाए, तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में उस दिन की वीवैप से ऊपर ट्रेड कर रहा शेयर नीचे आ जाने के बाद और गिरकर लगभग आधा से 1% तक और गिर ही जाता है।
हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दिनों में वापस भी ऊपर जल्दी आ जाता है, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करके आधा प्रतिशत रिटर्न मिले तो ले लें। इस प्रकार यदि शेयर का मार्केट प्राइस उस दिन के वीवैप नीचे है तो उसके ऊपर जाने की प्रतीक्षा करें। यदि यह वीवैप से नीचे ट्रेड करते करते अचानक ऊपर आ जाए तो आप उसी समय पर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामलों में उस दिन के वीवैप से नीचे ट्रेड कर रहा शेयर ऊपर आ जाने के बाद और बढ़कर लगभग आधा से 1% तक और बढ़ ही जाता है। हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दिनों में वापस भी नीचे जल्दी आ जाता है, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करके आधा प्रतिशत रिटर्न मिले तो ले लें। यह मेथड 60 से 80% मामलों में ही सही जाता है, इसलिए यह भी 100% परफेक्ट नहीं है, पर ट्रेडिंग एक कला है और उस कला का यह आवश्यक भाग है। इस विधि में स्टॉप लॉस वगैरह आप पिछली टिप्स में बताए अनुसार रख सकते हैं, अर्थात इसमें स्टॉप लॉस व प्रॉफिट 1:2 का अनुपात होना चाहिए। मेरे अनुभव में स्टॉप लॉस रखने पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने से छोटे स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने इसका तोड़ निकाला है। आपको स्टॉप लॉस का स्मॉल ट्रेड मेथड इस्तेमाल करना चाहिए या आपको समय आधारित स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका वर्णन आगामी टिप्स में किया गया है। एक ट्रेडर 25,000 की ट्रेड लेता है और 1% का स्टॉप लॉस 250 रखता है। उसका प्रॉफिट टारगेट 500 रुपये रहता है। इस प्रकार के उसके 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उसे 1,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। अब तुलनात्मक रूप से स्टॉप लॉस का स्मॉल ट्रेड मेथड देखिए। स्टॉप लॉस न रखकर सिर्फ 1% प्रॉफिट लेकर निकलने पर ध्यान केंद्रित रखें तो उसको 500 रुपये के मार्जिन पर 2500 की ट्रेड मिल जाएगी, जिसमें वह उक्त टिप संख्या 15 की वीवैप से ब्रेकआउट मेथड का इस्तेमाल करके 1% कमा लेता है, अर्थात 25 रुपये कमा लेता है। तो उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? मान लो उसने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो 2500 का शेयर यदि 20% गिर जाएगा तो ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो होगा वह 500 रुपये के उसके मार्जिन का होगा। पहली बात तो यह, यदि आप निफ्टी जैसे इंडेक्स के शेयरों में निवेश करते हैं तो वे एक ही दिन में 20% एक साथ टूटेंगे, इसकी संभावना 9 के बराबर होती है। दूसरी बात, टूट भी गए तो 500 रुपये का अधिकतम नुकसान एक प्रकार से स्टॉप लॉस ही है। तीसरी बात, आप स्टॉप लॉस प्रतिशत में न रखकर समय पर आधारित रखें, अर्थात आप वॉल्यूम आधारित औसत मूल्य से ब्रेकआउट पर पोजीशन लेते हैं तो पोजीशन छोटी रखें तथा मन में तय रखें कि 20 मिनट की अधिकतम समय सीमा में फ़ायदा मिला तो ले लूँगा, नहीं तो जो भी नुकसान होगा लेकर निकल जाऊँगा। इसमें 20 मिनट की समय का नुकसान आपका स्टॉप लॉस है, और यदि ब्रेकआउट सच्चा है तो आपको 20 मिनट के अंदर उचित फ़ायदा ही मिल ही जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी कभी नुकसान होना बुरी बात नहीं है, बस आपके फ़ायदा और नुकसान में फ़ायदा ज़्यादा एवं नुकसान कम रहना जरूरी है। वास्तविक ट्रेड लेने से पहले इस विधि के आधार पर कागजों में काल्पनिक हिसाब रखकर ट्रेड लें। 20 मिनट में लाभ मिले तो नोट करें, नुकसान हो तो कितना हो रहा था नोट करें। कम से कम 5 दिन ऐसा अभ्यास करके देखें, उसके बाद मनन करें कि कैसा रहा। अपने परिणामों से मुझे मेरे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग पर कमेंट से अवगत जरूर कराएं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लालच में आकर बड़ा पोजीशन ले लेना आपके फाइनेंशियल स्वास्थ्य के लिए घातक है। मार्जिन पर बहुत बड़ी पोजीशन लिवरेज पोजीशन कहलाती है। इससे मार्केट की कोई भी विपरीत चाल आपको बड़े नुकसान में ला सकती है। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 100 रुपये मार्जिन है तो उसे नियमानुसार अधिकतम 25 रुपये ही मार्जिन के रूप में पोजीशन लेने के लिए लगाने चाहिए। पर यदि ट्रेडर को उस ट्रेड में लाभ हो जाता है तो वह लालच में आ जाता है कि क्यों न पूरी मार्जिन मनी 100 रुपये को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। यही लालच उसके लिए बुरी बला साबित होता है। इसलिए आपको अपने उपलब्ध मार्जिन व पोजीशन में भी हमेशा 4:1 का अनुपात रखना चाहिए। आपने अभी तक प्रॉफिट व स्टॉप लॉस का अनुपात तो सुना होगा, पर मार्जिन व पोजीशन का अनुपात हो सकता है आपने पहली बार ही सुना हो। चलिए मैं आपको इस अनुपात के बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक इंट्रा ट्रेडिंग का खाता खुलवाते हैं और उसमें ट्रेडिंग करने के लिए 40,000 रुपये के मार्जिन मनी जमा करते हैं। तो अब ज़्यादातर छोटे निवेशक इस पूरे मार्जिन के उपयोग होने तक पोजीशन लेते रहते हैं। जैसे पहले उन्होंने एक शेयर में पोजीशन ली, उसमें 4,000 मार्जिन यूज हो गया, दूसरे में 5,000 मार्जिन यूज हुआ। ऐसे करते करते वे तब तक पोजीशन लेते हैं जब तक कि उनका पूरा 40,000 का मार्जिन काम में न आ जाए। ये पोजीशनें ही लिवरेज पोजीशन है, अर्थात ऐसी पोजीशनें जिनमें आपका सारा मार्जिन खत्म हो जाए लिवरेज पोजीशनें कहलाती है। अब यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखते या आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता तो भी आपकी बड़ी पूंजी कैसे डूब सकती है यह आपको समझना चाहिए। मान लीजिए आपने लिवरेज पोजीशन बनाई और स्टॉप लॉस भी रखा, परंतु मार्केट में बड़ी मूव आ गई तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मार्जिन की मांग करेगा जो आपके खाते में नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका ब्रोकर मार्जिन के अभाव में आपकी उक्त सभी लिवरेज पोजीशन बेचकर लॉस बुक कर देगा और आप बड़े घाटे में आ जाएंगे। जबकि मेरे नियम से आपके पास यदि 40,000 का मार्जिन है तो उस दिन के लिए आपको 4:1 में
मार्जिन वो पोजीशन रखनी है। अर्थात 4 रुपये कुल मार्जिन हो तो उस दिन ज़्यादा 1 रुपये की पोजीशन ले सकते हैं। अर्थात 40,000 कुल मार्जिन है तो आप 30,000 अपने खाते में ही रखें और 10,000 से ही डे ट्रेडिंग की पोजीशन बनाएं। हमेशा याद रखें कि कल भी मार्केट खुलेगा, हमें एक दिन में ही करोड़पति नहीं बनना है। इस नियम से आप उस दिन सिर्फ 10,000 का मार्जिन इंट्राडे में प्रयोग कर सकते हैं, उसे ज़्यादा का नहीं कर सकते। वह कल के लिए है और आपको याद रखना है कि आपको किसी भी हालत में यह मार्जिन उस दिन में प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो इसके लिए अपने इष्ट या किसी प्रिय व्यक्ति की सौगंध भी ले सकते हैं कि आप लालच नहीं करेंगे और 4-1 में ही मार्जिन व पोजीशन हमेशा बनाए रखेंगे। यह नियम आपको भावनाओं में बहने से बचाएगा, जिससे आप यदि उस दिन 10,000 के मार्जिन पर ट्रेड लेकर 2,000 हार गए तो अगले दिन आपका मार्जिन 38,000 ही बनेगा। तब अगले दिन आप 4-1 के अनुपात के नियम से 38,000 को 4 से विभाजित करके 9,500 के मार्जिन की ही पोजीशन ले, इससे ज़्यादा की नहीं। इस प्रकार यदि आप 10,000 के मार्जिन पर 2,000 जीत जाते तो अगले दिन आपके पास 42,000 का मार्जिन होता। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,500 की पोजीशन अगले दिन ले सकते हैं। इस प्रकार 4-1 अनुपात का मार्जिन रखने पर आप भावनाओं में बहकर लीवरेज पोजीशन लेने से बच सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इंट्राडे में कई बार ट्रेडर एक ही दिन में अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसी लीवरेज पोजीशन तथा मार्केट से लड़ने की हिमाकत करने के कारण से ही होता है। मार्केट से लड़ने के बारे में आप अगले टिप्स में पढ़ेंगे। मार्केट से लड़िए मत। एक ट्रेडर को लालच, डर, अहंकार की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। आपको एक सफल ट्रेडर बनाने के लिए एक रोबोट की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के साथ भावनाओं का मिश्रण मत कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना उपदेश क्यों देने लग गया। मेरा उपदेश आपको ललित प्रजापति की कहानी से समझ आ जाएगा। ललित प्रजापति ने ट्रेडिंग की एक बेहतरीन विधि ढूंढ निकाली थी। असल में ऐसे ही अंधेरे में तीर मारते मारते उसने सोचा कि यदि मैं स्टॉक पिछले दिन के क्लोज प्राइस को बेस मान लेता हूं और आज तब तक स्टॉक पिछले क्लोज प्राइस के ऊपर रहेगा, मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा, तथा जैसे ही स्टॉक पिछले दिन के क्लोज प्राइस से नीचे जाता है वैसे ही मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। उसने ऐसा ही किया भी। उसने 4 स्टॉक चुने। 4 में से 3 में उसने मौका मिल गया कि स्टॉक पिछले दिन के क्लोज प्राइस से ऊपर ट्रेड करते करते गिरने लगे। जैसे ही क्लोज प्राइस से नीचे आए, ललित ने शॉर्ट कर दिया। स्टॉक गिरते गए, अच्छी खासी कमाई हो गई। अब ललित ने अगले दिन दुगनी मार्जिन मनी से ऐसा किया। जो स्टॉक पिछले क्लोज से नीचे होते वह उनके ऊपर जाते ही खरीदारी की पोजीशन ले लेता और जो पिछले दिन के क्लोज से ऊपर होते उनके नीचे जाते ही बिकवाली की पोजीशन ले लेता। दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही खूब मुनाफा कमाया। अब तीसरे दिन उसने और भी ज़्यादा मार्जिन लगाकर फिर से ऐसा किया, पर तीसरे दिन मार्केट वोलेटाइल था, अर्थात मार्केट एक ही दिशा में न जाकर पहले नीचे गया फिर ऊपर आया। इससे उसने पिछले क्लोज के ऊपर से नीचे जाने वाले स्टॉक्स में शॉर्ट की पोजीशन ली, पर वह कुछ देर बाद दुगनी गति से ऊपर आकर ऊपर ही बंद हुए तथा श्रीमान ललित को अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब ललित को लगा मेरी विधि गलत नहीं थी। इससे ही अहम की भावना कहते हैं। मैंने बस स्टॉप लॉस नहीं रखा था। मुझे पिछले क्लोज प्राइस से नीचे जाने पर शॉर्ट पोजीशन तो लेनी चाहिए, परंतु यदि शेयर वापस ऊपर आता है तो मैं पिछले क्लोज प्राइस का स्टॉप लॉस रखूंगा। पर ऐसा करने पर जो घाटा होगा वह कैसे पूरा होगा, यह सोचकर ललित ने निर्णय लिया। यदि स्टॉक गिरकर वापस बढ़ता है तो मैं पिछले क्लोज प्राइस पर शॉर्ट पोजीशन काट दूंगा और दुगनी मात्रा में लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा। तब इसमें जो दुगना मुनाफा होगा उसे स्टॉप लॉस वाला घाटा कवर होकर भी मैं मुनाफे में ही रहूंगा। यह लालच की भावना थी। अब अगले दिन उसने शेयर ए को चूज किया। इसका पिछला क्लोज प्राइस 340.80 रुपये था। शेयर 342.40 पर खुला। कुछ देर ट्रेड करने के बाद 340.80 से नीचे 340.70 पर आ गया। ललित जी के नियमानुसार 100 शेयर बेच दिए। शेयर घटकर 337 तक आ गया, पर उन्होंने मुनाफा बुक नहीं किया क्योंकि पता है अब इतना गिर गया है तो क्या बढ़ेगा, अभी और गिरने दो, मुनाफा और भी बढ़ेगा। लालच की भावना। पर उल्टा हो गया। स्टॉक कुछ ही समय बाद 340.70 से अचानक ऊपर 341.30 पर आ गया। ललित जी ने 341.30 पर शॉर्ट पोजीशन का लॉस बुक करके 200 शेयर खरीद डाले। दुगनी मात्रा में लॉन्ग पोजीशन ले ली। शेयर ऊपर तक जाकर अचानक गिरा। उन्होंने इस बार स्टॉप लॉस नहीं रखा था, इसलिए स्टॉक 336 पर ही आ गया। अब उन पर डर की भावना चढ़ गई। उन्होंने तुरंत 200 शेयर की जगह 600 शेयर बेच डाले, जिसमें 200 की लॉन्ग पोजीशन कवर हो गई तथा 400 शेयर की शॉर्ट पोजीशन हो गई। इससे पहले कि वह कुछ स्टॉप लॉस लगाते, शेयर वापस 341 पर आ गया। अब ललित जी मार्केट से लड़ने लगे। कभी घटता तो दुगनी मात्रा शॉर्ट करते, कभी बढ़ता तो 4 गुना वापस ले लेते। ऐसे लड़ते लड़ते इसका उतार चढ़ाव भरे दिन में कब उन्हें अच्छा खासा घाटा हो गया उन्हें समझ में ही नहीं आया। हो सकता है बहुत से ऐसे ट्रेडर जिन्होंने मार्केट से लड़ने में पैसा गंवाया है, उनको यह कहानी उनकी अपनी कहानी जैसी लगे, पर ऐसा किसी के साथ भी भावनाओं में बहकर हो सकता है। तो आज की शिक्षा यही है कि मार्केट से लड़ने के लिए एक ही दिन में बार बार रणनीति न बदलें। याद रखें कि कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती। एक दिन आप मार्केट में नहीं कमा सकते तो कल भी मार्केट खुलेगी।
अपना स्टॉप लॉस व टारगेट फिक्स रखें, अपने अहंकार, लालच, डर व गुस्से पर काबू रखें। इंट्राडे ट्रेडिंग व लॉन्ग टर्म निवेश में मिक्स न करें। यदि आप कोई शेयर निवेश के लिए खरीदते हैं तथा वह खरीदने वाले दिन नहीं या 1-2 दिन में 5 से 6% लाभ देने लगता है तो आप उसे यह सोचकर बेच देते हैं कि यह गिरेगा तो वापस ले लेंगे, पर ऐसा हमेशा हो यह संभव नहीं है। इसलिए डे ट्रेडिंग व लॉन्ग टर्म निवेश कभी मिक्स न करें। अपनी कैपिटल को डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म निवेश, लॉन्ग टर्म निवेश सेगमेंट में बांट कर रखें और इनको वापस में मिक्स न करें। जहाँ तक मेरी आपको सलाह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग व लॉन्ग टर्म निवेश दोनों की तुलना में आपको स्विंग ट्रेड का मेथड ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। स्विंग ट्रेड को यदि अच्छे ब्लू चिप शेयरों में किया जाए और इसे आप महीने में औसतन 2% रिटर्न भी निकाल लेते हैं तो चक्रवृद्धि दर से यह रिटर्न 1 वर्ष में 26.82% कमा सकते हैं। जबकि हो सकता है आपने कितना भी अच्छा शेयर लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए चुना हो पर वह उस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं करे तो आपको उस पर कोई भी लाभ नहीं हो या उल्टे लाभ की जगह आपका शेयर लॉस में आ जाए। पर स्विंग ट्रेड जिसकी पूरी विधि आगे बताई जाएगी उसमें मासिक 2% रिटर्न निकालते रहने पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से आपका रिटर्न 3 वर्ष में 103.99% तक जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए चुना गया शेयर 3 वर्ष में 103.99% बढ़ेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर स्विंग ट्रेड में आपका टारगेट से आधा भी कमाएंगे तो भी 3 वर्ष में 50% तो कमा ही सकेंगे। घबराए नहीं, आगे की टिप्स में स्विंग ट्रेड की संपूर्ण विधि समझाई जाएगी। मार्केट का ट्रेंड देखकर ट्रेड करें। शेयर मार्केट में एक उक्ति कही जाती है, ट्रेंड इज योर फंड, अर्थात करंट के ट्रेंड को देखकर उसके साथ साथ ट्रेड करना हमेशा सहायक सिद्ध होता है। जैसे नदी की धारा में प्रवाह की दिशा में तैरना आसान होता है पर प्रवाह के विपरीत तैरना बहुत मुश्किल और कई बार असंभव होता है। किसी भी कारोबारी दिन की शुरुआत में उसका ट्रेंड तय करने के लिए सेंसेक्स व निफ्टी हरे निशान में है या लाल निशान में, यह देखकर आप ट्रेंड का अंदाजा लगाएंगे तो आप गलत साबित हो सकते हैं। इसके लिए मेरी विधि यह है कि आप मार्केट खुलने के पहले 1 घंटे कोई ट्रेड नहीं ले, फिर उस 1 घंटे में सेंसेक्स या निफ्टी का जो भी हाई या लो बने उसे नोट कर दें। फिर इंडेक्स के उस समय के स्तर को देखें, वह यदि उस दिन के पहले आधे घंटे में बने हाई के पास हो तो उस दिन मार्केट अप ट्रेंड में है। यदि मार्केट का 1 घंटे बाद का स्तर उस दिन के लो के पास में हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। स्वाभाविक है यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप उस दिन खरीदारी की पोजीशन ज़्यादा बनाएं और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उस दिन बिकवाली की पोजीशन ज़्यादा बनाएं। जैसे निफ्टी का पिछला स्तर 10,648.5 है और मार्केट 9:15 पर खुलता है तब यह लाल निशान में 10,599 पर खुलता है तथा 10:15 बजे या आसपास भी यह 10,620 पर अर्थात पिछले दिन से 28 अंक गिरा हुआ होता है तो मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर इसे डाउन ट्रेंड ही गिनते हैं, पर यही आपकी भूल है। मेरी विधि में निफ्टी 10,599.7 पर खुलकर यदि 10:15 बजे के आसपास तक 10,630.2 का हाई बना चुका था और 10 बजे के आसपास 10,620.4 पर था, पर वह उस दिन के हाई व लो की तुलना करने पर उस दिन के हाई के ज़्यादा पास में है, उस दिन मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तथा जो भी बुरी खबर थी वह डिस्काउंट हो चुकी है। ऐसे में आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो फंसेंगे ही। आपको ऐसे में लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा लेनी चाहिए। तो किसी भी ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी लॉन्ग व शॉर्ट पोजीशनों का अनुपात उस दिन के मार्केट ट्रेंड को देखकर निर्धारित करें। शेयर का ट्रेंड देखकर निवेश करें। पिछली टिप्स में आपको जैसे मार्केट का ट्रेंड देखना बताया गया है बिल्कुल वैसे ही आपको शेयर का भी ट्रेंड देखकर निवेश करना चाहिए। विधि वही है जो पिछली टिप्स में बताई गई है। पहले 60 से 80 मिनट तक शेयर का प्राइस सेटल होने दें, फिर शेयर के प्राइस की उस दिन के हाई व लो से तुलना करें। यदि शेयर का प्राइस उस दिन के अब तक बने हाई के पास है तो शेयर अप ट्रेंड में है। इसमें यह अवश्य याद रखना है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर पिछले दिन के क्लोज से नीचे तथा लाल निशान में है। यदि शेयर पहले 60 मिनट में बने हाई के आसपास है तो वह अप ट्रेंड में ही माना जाएगा। हालांकि आपको यह भी याद रखना है यह विधि भी सिर्फ अनुमान ही दे सकती है। इसमें सफलता की दर ज़्यादा हो सकती है परंतु 100% सटीक नहीं हो सकती। जैसे कि पिछली टिप्स में बताया गया है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी कोई भी विधि 100% कारगर नहीं हो सकती क्योंकि आपकी पोजीशन को मार्केट डेप्थ में देखकर प्रतिद्वंदी ट्रेडर ज़्यादा पूंजी लगाकर आपकी पोजीशन के विपरीत पोजीशन लेकर आपकी किसी भी रणनीति को 1 मिनट में धराशायी कर सकता है। यदि आप पुस्तक बीच में से पढ़ रहे हैं तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए टिप्स संख्या 12 को वापस पढ़ें। इसलिए मेरी आपको फिर से सलाह है कि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से ज़्यादा कारगर मेथड है और जब आप स्विंग ट्रेड में इंट्राडे से भी ज़्यादा कमा सकते हैं तो मार्जिन पर लिवरेज इंट्राडे के फेर में क्यों पड़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि स्विंग ट्रेड में एक शेयर में कितनी राशि लगाएं। यदि आप स्विंग ट्रेड के लिए 5 लार्ज कैप्ड निफ्टी 50 के शेयरों में से शेयरों का चुनाव करते हैं और यदि आपकी निवेश योग्य कुल पूंजी 25,000 रुपये है
तो आपको प्रत्येक शेयर में प्रति सप्ताह 1,000 रुपये लगाने हैं। इसका मतलब यह है कि एक सप्ताह में 5 ट्रेडिंग सेशन में आपका निवेश 5,000 रुपये हो तथा मार्केट लगातार 5 सप्ताह भी गिरता ही रहा, हालांकि ऐसा नहीं होता, बीच में 4.5% से 0.5% के लगभग का बाउंस बैक मिल ही जाता है, तो भी आपके पास निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। अब यदि आप 25,000 रुपये की जगह स्विंग ट्रेड की शुरुआत 50,000 से करना चाहें तो, या आपने 25,000 से शुरुआत की और जब आपकी मूल पूंजी डबल हो जाए तथा 50,000 हो जाए तब आपको क्या करना है। पूर्व की टिप्स में आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत बताई जा चुकी है कि कैसे 10,000 रुपये मात्र 2% की चक्रवृद्धि मासिक वृद्धि दर से बढ़कर 30 वर्षों में 1.24 करोड़ से ऊपर हो सकते हैं। इसलिए औसतन 2% के भी मासिक रिटर्न से 25,000 के 50,000 बनना अल्प समय में ही हो जाता है। तो यदि स्विंग ट्रेड 50,000 रुपये की पूंजी से शुरू करनी हो तो आपको 5 शेयरों के प्रति शेयर 1,000 से बढ़ाकर 2,000 नहीं करने हैं। आपको सप्ताह के प्रत्येक दिन अब एक शेयर निफ्टी के 50 के में 1,000 रुपये का निवेश करना है और एक शेयर निफ्टी न्यू कैप 50 में से चयन करके उसमें 1,000 का पिछले दिन की वी वेब पर निवेश करना है। जैसे सोमवार को एक निफ्टी शेयर में 1,000 रुपये और एक निफ्टी मिड कैप 50 के शेयर में 1,000 रुपये में 1,000 रुपये का निवेश किया। इसी प्रकार मंगलवार को किसी अन्य निफ्टी 50 एंड मिड कैप 50 के शेयर में 1,000 रुपये का निवेश किया। यदि पूंजी 75,000 रुपये हो या हो जाए और आप इसमें BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल 5 स्मॉल कैप शेयर भी शामिल कर सकते हैं, जैसे एक निफ्टी शेयर में 1,000 का निवेश, एक निफ्टी मिड कैप शेयर में 1,000 का निवेश तथा एक BSE स्मॉल कैप शेयर में 1,000 का निवेश करते हुए प्रत्येक सप्ताह के एक दिन में 1,000 रुपये के 3 शेयर अलग अलग कंपनियों के ले और पूरे सप्ताह उन पर 4.5% का मुनाफा नहीं मिल सके तो अगले सप्ताह वापस उन शेयरों को उनके लिए निर्धारित दिनों में एवरेज आउट करें। अब रोज 3,000 रुपये की दर से सप्ताह में 15,000 रुपये का निवेश होने लगेगा तथा जैसा कि नियम है आपके पास इस साप्ताहिक निवेश की 5 गुना पूंजी 75,000 हो तो ही ऐसा निवेश करें जिससे आप लगातार 5 सप्ताह एक में भी मुनाफा नहीं मिला तो भी एवरेज आउट करना जारी रख सकेंगे। यदि हमारी पूंजी 1,00,000 रुपये हो तो निफ्टी के एक शेयर में 2,000, निफ्टी मिड कैप के एक शेयर में 1,000, निफ्टी स्मॉल कैप के एक शेयर में 1,000 लगाकर आप रोज 4,000 तथा सप्ताह में 20,000 का निवेश कर सकते हैं। यह सारी पूंजी एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालनी होती। जैसे मैं सप्ताह में 20,000 की पोजीशन इस विधि से लेता हूं तो मैं प्रत्येक रविवार को देख लेता हूं कि मेरे ट्रेडिंग के खाते में कितनी राशि शेष है। मान लो उसमें 7200 रुपये रखे हों तो मैं उसमें 13,800 और ट्रांसफर करके पूरे 20,000 रुपये कर देता हूँ तथा अगले हफ्ते फिर समीक्षा करता हूँ। यदि बीच में शेयरों में टारगेट ज़्यादा मिल गया और नगद राशि 20,000 से ऊपर हो गई है तो मैं अतिरिक्त राशि निकाल लूँगा, कम है तो और डाल दूंगा। यदि पूंजी 1,25,000 रुपये हो तो निफ्टी के शेयर में 2,000, मिड कैप पे 50 के शेयर में 2,000 एवं स्मॉल कैप में 1,000 अर्थात प्रतिदिन निवेश की जाने वाली राशि और आपकी पूंजी का अनुपात 1:2.5 होगा, जिससे लगातार 25 ट्रेडिंग सेशन में भी आपके किसी भी शेयर में बाउंस बैक नहीं मिले तो भी आपके हाथ में पर्याप्त कैपिटल होगी। पूंजी 1.5 लाख रुपये हो तो आप तीनों शेयरों में 2,000 का निवेश यानी रोज 6,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। पूंजी 1,75,000 रुपये होगी तो निफ्टी वाले में 3,000, बाकी में 2,000 का कुल 7,000 का रोज का निवेश। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि निवेश की राशि तथा आपकी पूंजी में क्या अनुपात होगा। जब प्रति शेयर 5,000 की स्थिति आ जाए अर्थात पूंजी 3,75,000 हो जाए, उसके बाद प्रति शेयर निवेश नहीं बढ़ाकर एक शेयर बढ़ाएं। जैसे 4 लाख की पूंजी हो तो निफ्टी के शेयर 1 की जगह 2 कर लें, दोनों में 3,000 एवं मिड कैप में 5,000 तथा स्मॉल कैप में 5,000 रखें। इस प्रकार समय के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर भी 2 कर लें। तो 25,000 रुपये से शुरू करके आपको इस प्रकार अनुशासनबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। अब आगे की टिप्स में इस विधि में प्रॉफिट टारगेट कैसे तय करेंगे इस बारे में आप सीखेंगे। यहाँ मैं जीरोधा में खाते का उदाहरण लेकर प्रॉफिट टारगेट का निर्धारण बताऊंगा। यदि आपका खाता किसी अन्य ब्रोकरेज फर्म में है या कभी भविष्य में चार्जेस बढ़ जाए तो आप टारगेट तदनुसार समायोजित कर लें। पहले मैं टारगेट निर्धारण बता दूं, उसके बाद टारगेट व प्रॉफिट की व्याख्या करूंगा। पहली बार शेयर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट 4.5%, दूसरे सप्ताह एवरेज आउट कर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट एवरेज मूल्य 4%, तीसरे सप्ताह एवरेज आउट कर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट एवरेज मूल्य पर 3.5%, चौथे सप्ताह एवरेज आउट कर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट एवरेज मूल्य पर 3%, पांचवें सप्ताह एवरेज आउट कर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट एवरेज मूल्य पर 2.5%, छठे सप्ताह एवरेज आउट कर लेने पर उस सप्ताह का टारगेट एवरेज मूल्य पर 2%। इसका मतलब अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। माना कि आपके पास 25,000 रुपये की ही पूंजी है और आप पिछली टिप्स में बताए अनुसार जीरोधा में 1,000 रुपये का शेयर लेते हैं तो खरीदते समय कोई ब्रोकरेज वर्तमान में तो नहीं लगता कि सिर्फ 1 रुपये के लगभग SCT और GST वगैरह कर लगते हैं।
ऐसे ही जब इनको बेचते हैं तब 16 रुपये का लगभग डिलीवरी चार्ज तथा 1 रुपये का लगभग कर लगते हैं, तो कुल मिलाकर 1000 रुपये का शेयर खरीद कर बेचने पर 20 रुपये का लगभग व्यय होता है, जिसमें मैंने प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी शामिल कर दिया है। हालांकि आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को भी बचा सकते हैं। इसके लिए आगे आपको इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग की टिप्स बताई जाएगी। यदि आप 1000 रुपये पर 4.5% अर्थात 45 रुपये प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको लगभग 25 रुपये ही मुनाफे में मिलते हैं, जो 2.5% का लगभग विशुद्ध मुनाफा है। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह एवरेज आउट कर लेने के पश्चात 2000 रुपये के निवेश पर 4% प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसके 30 रुपये व्यय के कम कर लगते हैं। डिलीवरी चार्ज हर बार 16 रुपये के आसपास शेयरों की मात्रा को ध्यान में रखे बगैर लगता है, चाहे आप 1 शेयर बेचे चाहे 1000 शेयर बेचे। तो 2000 रुपये का 4% अर्थात 80 रुपये प्रॉफिट में से 30 रुपये खर्च काटने पर 50 रुपये प्रॉफिट बचेगा, जो 2.5% शुद्ध मुनाफा है। इसी प्रकार 3000 रुपये पर 3.5% प्रॉफिट लेने से आपको 105 रुपये मिलेंगे। उसमें से 40 रुपये का लगभग व्यय कम करने से आपको नेट प्रॉफिट 75,000 रुपये का लगभग मिलेगा। ऐसा करते हुए राशि बढ़कर 4000 हो जाती है। तब 3% प्रॉफिट बुक करने पर भी खर्च काट कर 2.5% का लगभग सकल लाभ हो जाएगा। यदि हमें 4 बार एवरेज आउट करने पर अर्थात 4 सप्ताह लगातार एवरेज लागत करने पर भी मुनाफा नहीं हो रहा है तो 5वीं बार एवरेज आउट करने पर अर्थात 5000 रुपये का निवेश हो जाने के बाद टारगेट 2.5% ही कर देंगे। 6000 का निवेश हो गया तो टारगेट 2% ही कर देंगे। 7 बार एवरेज आउट हो जाने पर 1.5% टारगेट ही रखेंगे। अभी भी मुनाफा नहीं मिले तो 8 बार के ऊपर एवरेज आउट होने के बाद 1% टारगेट ही कर देंगे। माना कि आपका शेयर बहुत कमजोर था और आपको 8 बार एवरेज करने के बाद भी 1% नहीं मिल पाया, तो 9वीं बार या उससे भी ज़्यादा कितनी भी बार एवरेज आउट करें, कम से कम 0.5% मुनाफा तो लेकर ही निकलेंगे। 9 बार एवरेज आउट करने के बाद आपका निवेश उस शेयर में 9000 रुपये हुआ और 9000 का 0.5% यानी 45 रुपये प्रॉफिट लेकर निकला। यह प्रॉफिट बेहद कम है, पर इससे आपके ब्रोकरेज व डिलीवरी चार्ज के खर्च निकाल कर एक प्रकार से आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल जाएंगे। आखिरकार 0.5% प्रॉफिट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको एवरेज प्राइस यदि 45 रुपये हो तो 45.23 का प्राइस पर निकलने का मतलब 0.5% प्रॉफिट टारगेट है। परंतु इससे फायदा यह होगा कि आपके ज़्यादातर स्विंग ट्रेड में 4.5% से 2.5% प्रॉफिट ही मिल पाएगा। कोई शेयर जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो या मार्केट की बहुत लंबी लगातार हो रही गिरावट में ही 0.5 वाली दुर्लभतम स्थिति बनती है, परंतु इससे भी आपको ये 4 फायदे होंगे। पहला, आपकी मूल पूंजी 9000 रुपये बाहर निकल जाएगी, जो वापस स्विंग ट्रेड में काम आएगी। दूसरा, 45 रुपये प्रॉफिट बुक करने पर डिलीवरी चार्ज 16 रुपये एवं अन्य खर्च 18 रुपये काट कर भी आपको 11 रुपये मुनाफा हो रहा है। आप कम से कम हार कर तो बाहर नहीं निकले हैं। इससे बड़ा मानसिक संतोष मिलता है और आप किसी भी शेयर में कभी भी फंसा हुआ महसूस नहीं करते। तीसरा, इस पूंजी से वापस स्विंग ट्रेड करने पर आपको वापस मुनाफा मिल सकेगा, नहीं तो लोग मार्केट में गिरते हुए शेयर को पकड़कर बैठे रहते हैं, जिसमें मूल पूंजी भी घटकर आधी व चौथाई हो जाती है। 10 से 15 साल से भी प्राइस नहीं वापस मिलते। यहाँ आपको 2 माह में ही निकलने का मौका मिल रहा है। चौथा, जो शेयर 9 सप्ताह से लगातार गिर ही रहा है, उसे बाहर निकलकर आप दूसरे किसी अच्छे शेयर का चयन कर सकते हैं और अपने यदि उस शेयर में भी स्विंग ट्रेड चालू रखी तो सोचिए 9 सप्ताह से गिरने वाला शेयर कितना नीचे आ गया होगा। अगले सप्ताह आप उसमें जब वापस 1000 रुपये का निवेश करेंगे तो उसमें आपको 4.5% रिटर्न भी मिल सकता है। वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इंडेक्स स्टॉक्स और उनमें भी शेयर जीनियस लीडिंग स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपके साथ ऐसी स्थिति जिसमें 0.5% रिटर्न या 9 सप्ताह से ऊपर एवरेज आउट करना पड़े, उसकी संभावना बहुत ही कम, लगभग 9 के बराबर होती है। सिर्फ इंडेक्स स्टॉक में ही स्विंग ट्रेड करें। पिछली टिप्स में जो स्विंग ट्रेड के मेथड बताए गए हैं उनके लिए आप सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50, बैंक निफ्टी, BSE स्मॉल कैप आदि इंडेक्स के शेयरों का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इनमें सभी बड़े फंड हाउस एवं विदेशी निवेशक भी ट्रेड करते हैं, इसलिए इनमें वॉल्यूम व दिन के दौरान उतार चढ़ाव ज़्यादा मिलते हैं, जिससे आप आसानी से ज़्यादातर ट्रेड में 4.5% से 2.5% के बीच आसान रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ बीच में से किताब खोलकर पढ़ने वालों के लिए बता दूं कि मेरी थ्योरी में स्विंग ट्रेड कैश एंड कैरी में 1 दिन से 30 दिन की होल्डिंग वाली ट्रेड को कहा जाता है। आप इसे इंट्राडे न समझे। यदि दुर्भाग्य से इंडेक्स शेयर होने के बावजूद उसमें कोई बड़ा मूलभूत बदलाव आ जाता है तथा उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है तो आप उसमें लगातार सप्ताह में एक बार VWAP पर एवरेज करते रहेंगे तो टारगेट भी घटते घटते 0.5% ही आ जाएगा और आप इससे 9-10 सप्ताह में तो बाहर निकल ही जाएंगे। उसके बाद ऐसे शेयर में जो इंडेक्स से बाहर कर दिया गया हो वापस निवेश न करें, उसकी जगह किसी नए इंडेक्स शेयर का चयन करें। फंडा यह है कि स्विंग ट्रेड की विधि का इस्तेमाल NSE या BSE के किसी इंडेक्स से संबंधित शेयरों में करने पर जल्दी लाभ बुक होने की संभावना रहती है। गिरते शेयरों में भी फंसने के चांस नहीं रहते।
इस विधि का वैज्ञानिक रूप यही है कि आप सिर्फ सप्ताह में एक बार एवरेज करते हैं, वह भी मूल रूप से मजबूत शेयरों में, तथा उसमें भी एवरेज आउट करने के साथ साथ टारगेट लगातार कम करते जाते हैं। अंत में आप मामूली प्रॉफिट कमाकर भी अपनी मूल पूंजी के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे एक साथी ने इंट्राडे में येस बैंक के 100 शेयर 300 रुपए के भाव पर लिए। दुर्भाग्य से शेयर उस दिन गिरकर 288 पर बंद हुआ। वह 1200 रुपए का लॉस बुक करने का साहस नहीं दिखा सके। इस इंट्राडे में स्विंग ट्रेड में आ गए। उन्होंने इसकी डिलीवरी ले ली। फिर शेयर गिरते गिरते 180 पर आ गया तो वह लॉन्ग टर्म निवेशक बन गए। इस प्रकार उनका निवेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट में चेंज हो गया, जिससे उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही। वह शेयर के वापस बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि आप ट्रेड किस अवधि के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अपने निर्णय पर स्थिर रहना चाहिए। जैसे आपने कोई शेयर 1 साल की अवधि के लिए लिया है तो रोज उसके मार्केट प्राइस चेक मत करिए और शेयर के थोड़ा सा गिरते ही निकल जाने का विचार मत करिए। वास्तव में अनुशासनहीनता ही शेयर बाजार में असफलता की प्रमुख वजह है। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। आप ध्यान रखें कि अपनी दैनिक जिंदगी में भी एक बार निर्णय लेने के पश्चात उसे बार बार नहीं बदलें। जहां तक हो सके अपने निर्णय पर दृढ़ रहें। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आप शेयर बाजार में भी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर जीतने वाले ट्रेडर बन सकेंगे। वरना बार बार निर्णय व रणनीति बदलने वालों को शेयर बाजार कभी माफ नहीं करता है। शेयर मार्केट में लालच बुरी बला है। जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तब आपने अक्सर इस उक्ति को अनेक बार पढ़ा होगा कि लालच बुरी बला है। पर जब आप शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस उक्ति को भूल जाते हैं कि लालच बुरी बला है। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में किसी ऐसी टिप्स की तलाश में रहते हैं जो उन्हें रातों रात करोड़पति बना सके। यकीन मानिए यह अंतहीन खोज है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का भविष्य अनिश्चित होता है तथा बिजनेस को ग्रोथ करने में वर्षों का समय लगता है। जब आप शेयरों में निवेश करते हैं तो आपको बड़ी ग्रोथ के लिए वर्षों के समय की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी टिप्स कितनी भी परफेक्ट हो, आप कितने भी लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, आपको शेयरों में कभी भी बड़ी धनराशि का निवेश एक साथ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कंपनी ए भविष्य में बहुत अच्छा करने वाली है और वह स्टॉक भविष्य में दुगना हो सकता है तथा 100% तक रिटर्न दे सकता है। आप लालच में आ जाते हैं और 1-2 लाख रुपए का निवेश ऐसी कंपनी में कर डालते हैं। फिर यदि प्राइस 1-2 माह तक नहीं बढ़े या उल्टे घटने लगे तो आप तनाव, कुंठा व खींच के शिकार होने लगते हैं। इसकी जगह आपको करना यह चाहिए, पहले सिर्फ 25% राशि इस कंपनी में लगाएं और मन ही मन सोचे कि कंपनी में वाकई दम है तो यह कम से कम 5% तो बढ़कर दिखाए, फिर मैं बाकी 25% राशि लगाऊंगा। यदि कंपनी का शेयर वर्तमान मूल्य से 10% बढ़कर दिखाए तो 25% और लगाऊंगा तथा 15% मूल्य बढ़ने के बाद बची हुई 25% राशि का निवेश करूंगा। यह रणनीति आपको बुरे निवेश से बचा सकती है। इस बारे में 200 DMA के अनुसार बड़ा निवेश घटाने बढ़ाने की मेरी एक अन्य रणनीति भी है, जो आप मेरी दूसरी पुस्तक शेयर बाजार में चंदू ने कैसे गंवाया और चिंकी ने कैसे कमाया में विस्तार से पढ़ सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक को बीच में से खोलकर पढ़ रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि पहले आप स्विंग ट्रेडिंग से संबंधित पिछली टिप्स का भली भांति अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद ही इस टिप्स को पढ़िए ताकि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेरे एक साथी ने वर्ष 2006 के आसपास मुझसे कहा कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है। मैंने पूछा वो कैसे? उस समय डाबर इंडिया का शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। वो 100 रुपये से 105, 103, 102 रुपये तक चढ़ता या 98 से 100 रुपये तक वापस गिर जाता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसमें 100 से 103 तक ट्रेड करके 3% का रिटर्न रोज निकाले तो महीने में ऐसे 10 दिन भी रिटर्न मिल जाए तो 30% तक कमा सकते हैं। मैं जानता हूं कि ऐसा संभव नहीं होता। कभी शेयर रेंज तोड़ देता है और एकदम गिरकर 80 पर आ जाए तो ट्रेडिंग के लिए 100 रुपये पर लगाया गया पूरा पैसा फंस जाता है। पर मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें रेंज तोड़ने पर भी मुनाफा हो सकेगा। वास्तव में सभी छोटे निवेशक शुरू में ऐसे ही आसान कमाई के लिए शेयर मार्केट में कदम रखते हैं। इसलिए वे शुरुआत में कुछ कमाते भी हैं, परंतु बाद में वे 1-2 ऐसी कहानियां सुन लेते हैं कि फला निवेशक ने 20 वर्ष पहले कुछ हजार के शेयर लिए थे, उसने उनको नहीं बेचा, आज वे करोड़ों के हो गए। बुल मार्केट में ऐसी कहानियां सुनने के बाद वे यह महसूस भी करते हैं कि वे फालतू ही छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। बुल मार्केट में उनको ऐसा भी झटका लगता है कि उनके प्रॉफिट बुक करने के बाद शेयर डबल हो जाता है, जिससे उनका लालच उनको ट्रेडर से लॉन्ग टर्म निवेशक बना देता है। फिर मार्केट दबे पांव कब बियर फेज में आ जाता है उनको पता ही नहीं चलता। उनका कागजों में आया सारा लाभ चला जाता है, उल्टे उनके शेयर नुकसान में चले आ जाते हैं। जैसे एक शेयर 90 से 110 पर रेंज बाउंड है, वे उसे 95 पर खरीद कर 105 पर बेचकर कुछ दिन तो कमाते हैं, पर उसके बाद वही शेयर रेंज तोड़कर 180 पर आ जाता है तो वे पछताते हैं कि फालतू छोटी छोटी ट्रेड को अभी तक रखा होता तो दुगना हो जाता। अब वे सुनते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, 180 पर भी ले लो तो शेयर ब्लू चिप है, 1800 भी जा सकता है। तब वे 180 पर ले लेते हैं तथा 360 हो जाने पर भी प्रॉफिट बुक नहीं करते। ऐसे में बियर साइकिल शुरू हो जाता है। शेयर बढ़ता तो धीरे धीरे है, घटता बहुत जल्दी है
और 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही यह घटकर 160 पर आ जाता है। अब ऐसे निवेशकों को सांप सूंघ जाता है। वे 20 रुपये का नुकसान बुक नहीं करते हैं, सोचते हैं अब के 360 पर आते ही बेच दूंगा, पर वही शेयर घटकर 80 पर आ जाता है। अब वह 80-88 की रेंज पकड़ लेता है और इस रेंज में 2-3 साल भी घूमता रहता है। ऐसे में उनका 180 पर किया गया निवेश मृत निवेश, डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसे वे सिर्फ 3-4 सालों से होल्ड किए बैठे हैं, पर उसमें कोई आय नहीं हो रही। यह टिप्स ऐसे निवेश को जिंदा करने के लिए है। मान लो आपने 180 पर 200 शेयर खरीदकर 36,000 रुपये का निवेश किया था। वहीं शेयर 80 पर आ गया और आपका निवेश 16,000 का ही रह गया। आपका शेयर 80 से 88 तक घटता बढ़ता है, पर उसके लिए यह मूव बेकार है। आपको ऐसी स्थिति में फंसने पर क्या करना चाहिए? 80 से 88 के किसी प्राइस पर अपने इतने शेयर बेचे कि आपको 1,000 रुपये मिल जाए। जैसे आपने 85 रुपये के भाव पर 12 शेयर बेचे तो आपको 1,020 रुपये मिले। इसमें 20 रुपये ब्रोकरेज व डिलीवरी चार्ज के तय कर लें तो आपको 1,000 रुपये मिल गए। याद रखें, आपके पास 200 शेयर थे, आपने उनमें से सिर्फ 12 शेयरों में लॉस बुक किया है। आपके पास अभी भी 188 शेयर होल्ड ही है। आप इस 1,000 रुपये को निफ्टी ETF या निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से कोई भी शेयर चुनकर उसमें पीछे स्विंग ट्रेड की टिप्स में बताए गए अनुसार निवेश कर दीजिए। अर्थात निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से ऐसा शेयर चुनिए जो 1,000 रुपये से कम का हो। इस शेयर के पिछले दिन की VWAP पर 1,000 रुपये में जितने शेयर जाएं उनका लिमिट ऑर्डर लगाकर रख दीजिए। अगले सप्ताह वापस यह प्रक्रिया दोहराइए। जब भी आपको एवरेज होल्डिंग पर 4.5% से 0.5% का लाभ मिल जाए, आप लेकर निकल जाइए। इस प्रकार करने से आपको निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, आपको एक साथ सभी शेयरों में लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में एक बार एक शेयर में मात्र इतना ही लॉस बुक करना है कि आपको 1,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो सके, जिससे यदि शेयरों में बाउंस बैक आता है तो आपको लाभ मिल सकेगा। दूसरा, आपके मृत निवेश से आपको 4.5% से 0.5% की आमदनी शुरू हो जाएगी। उससे आपका लॉस रिकवर हो सकेगा। तीसरा, धीरे धीरे मृत प्राय शेयरों से आपका निवेश निफ्टी 50 के डिविडेंड पेइंग शेयरों में शिफ्ट हो जाएगा। और चौथा, यदि आप भविष्य में स्विंग ट्रेडिंग से ही शेयरों में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए नई पूंजी का निवेश करने के स्थान पर आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय से रखे मृत प्राय शेयरों का उपयोग कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेशकों को सबसे ज्यादा हानि बोनस के बारे में अज्ञानता से होती है। असल में सभी निवेशकों ने बड़ी IT कंपनियों की ऐसी कहानियां सुन रखी होती है कि किसी के पास फ्लैग कंपनी के वर्ष 1991 में 100 शेयर थे तो कंपनी लगातार इतना बोनस देती रही है कि 100 के 200 हो गए, 200 के 400 हो गए, 400 के 800 हो गए, 800 के 1600 हो गए। ऐसे बोनस देते देते और स्टॉक की फेस वैल्यू में विभाजित होते होते आज उसके 50,000 शेयर हो गए। आज स्टॉक की कीमत 500 रुपये है तो उसका वैल्यूएशन 2.5 करोड़ रुपये हो गया। ऐसी कहानी सुनने से व्यक्ति लालच में आ जाता है। जब भी कोई कंपनी बोनस की घोषणा करती है वह उसके शेयर लेकर बैठ जाता है। निवेशकों की इस मानसिकता का फायदा उठाकर कमजोर फंडामेंटल वाली कंपनियां भी बोनस की घोषणा कर देती है, जिससे शेयरों के भाव में एकदम उछाल आ जाता है तथा कंपनी का प्रमोटर्स इस उछाल का फायदा उठाकर निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूनिटेक का शेयर है, जो वर्ष 2006 में एक शेयर पर 12 शेयरों के भारी बोनस की घोषणा करने से वर्ष 2006 में 156.65 रुपये से बढ़कर 14,798 रुपये के उच्चतम स्तर पर चला गया था। यूनिटेक ने वर्ष 2007 में फिर से एक शेयर पर एक शेयर की घोषणा की, जिसमें उसमें एक बार फिर उछाल आ गया, परंतु बाद में धीरे धीरे घटते घटते वर्ष 2019 में 1.05 रुपये का एक शेयर रह गया। असल में बड़ी IT कंपनियों के मामले में जो 100 शेयरों से करोड़ रुपए बन गए वह बोनस देने से नहीं, ऐसी कंपनियों की आय बढ़ने से हुआ। बोनस देने पर शेयर का बाजार मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है। यदि इस बड़ी IT कंपनियों जैसे विप्रो या इन्फोसिस आदि ने बोनस नहीं दिया होता तो आज इनके एक शेयर का मूल्य करोड़ों में होता, जिसे खरीद पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए बाजार मूल्य को निवेशकों की रेंज में रखने के लिए समय समय पर बोनस देना आवश्यक था। जैसे जैसे किसी कंपनी की आय व संभाव्यता बढ़ती है, उसका बाजार मूल्य आय व लाभ के अनुसार बढ़ता जाता है। ऐसे में बोनस शेयर देने से प्रति शेयर आय कम हो जाने से उसी अनुपात में शेयरों का बाजार मूल्य भी कम हो जाता है। इसलिए याद रखिए, बोनस की घोषणा के आधार पर शेयरों में निवेश मत कीजिए। कंपनी की आय व लाभ के आधार पर ऐसा निवेश करिए। आपने पिछली टिप्स में पढ़ा कि गिरती हुई पोजीशन को एवरेज आउट नहीं करें। यह बात इंट्राडे एवं एक ओ की पोजीशन के लिए सत्य है, परंतु एवरेज आउट करना हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप प्रतिमाह निश्चित धनराशि की यूनिट SIP में खरीदते हैं तो वह एक प्रकार से यूनिट्स को एवरेज आउट करना ही तो है। इसी प्रकार पिछली टिप्स में स्विंग में ट्रेड जो बताई गई है वह भी अनुशासन के साथ निफ्टी आदि इंडेक्स शेयरों को एवरेज आउट करके एवरेज मूल्य पर 4.5% से 0.5% रिटर्न कमाने पर ही आधारित है। यह विधि इतनी जोरदार है कि आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार एक निश्चित राशि के शेयर लेते हैं और टारगेट भी
प्रत्येक एवरेज आउट के साथ कम करते रहते हैं तो आपको औसतन 2.5% के लगभग रिटर्न भी मिल जाता है और आपको हमेशा सुरक्षित बाहर निकलने का मौका भी मिल जाता है। बस केवल आपका अच्छे डिविडेंड पेइंग इंडेक्स शेयरों में प्रति सप्ताह या प्रति माह पिछले दिन के वॉल्यूम प्रभावित मूल्य पर थोड़ी थोड़ी मात्रा एवरेज करते हुए एकत्रित करनी होती है। इस बारे में पिछली टिप्स में विस्तार से बताया जा चुका है। जिन्होंने मेरी पिछली पुस्तक द विनिंग थ्योरी इन द स्टॉक मार्केट पढ़ी है या जो मेरे ब्लॉग पर मेरी रिसर्च टर्म पढ़ चुके हैं, वे इस तथ्य से परिचित होंगे कि मैं किसी शेयर को खरीदने से पहले उसके वैल्यू शेयर होने की पहचान के रूप में उसके बेस प्राइस, नेट सेल पर शेयर आदि फंडामेंटल अनुपात को प्राथमिकता देता हूं। पर वर्ष 2018 के स्टॉक मार्केट की गिरावट ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में पहले जब मैं अकेले निवेश करता था तब यदि मैंने इन तथ्यों के आधार पर आयशर मोटर्स का शेयर वर्ष 2007 में 600 रुपये पर लिया होता तो उसके 2008 में 135 रुपये तक टूटने पर भी मुझे कोई चिंता, दुख, खीज या कुंठा नहीं होती। न ही मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता, क्योंकि मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का था और मैं एक शेयर में अधिकतम अपनी मासिक आय का 10% से निवेश करता था, जो उस समय की मेरी नौकरी की 15,000 रुपये के लगभग मासिक वेतन के हिसाब से 1,500 रुपये का निवेश होता और मुश्किल से मेरे पास इसके 3 शेयर आ पाते, जिसे मैं उस 1,500 रुपये के डूब जाने तथा आयशर जैसे शेयर के डिलिस्ट हो जाने पर भी मुझे कोई चिंता या तनाव नहीं होता। पर जब से मैंने रिसर्च एनालिस्ट बनकर सार्वजनिक मंच से शेयर रिकमेंड करने प्रारंभ किए तब मुझे पता चला मेरे 71,000 फॉलोअर में सब एक जैसे नहीं है। वे लालच में आकर एक साथ लाखों का निवेश कर बैठते हैं और यदि शेयर 600 रुपये से टूटकर 135 पर आ जाए तो कमेंट में गालियां निकालते हैं। यहाँ पर बता देना उचित रहेगा कि वर्ष 2008 में 600 रुपये से गिरकर 135 रुपये तक आ जाने वाला आयशर मोटर्स वर्ष 2018 में 32,000 रुपये का हो गया था। पर मेरे फॉलोअर्स 10 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे फॉलोअर्स के लिए मुझे स्विंग ट्रेड की विधि का आविष्कार करना पड़ा। स्विंग ट्रेड आप पिछले अध्यायों में पढ़ ही चुके हैं। कुल मिलाकर इस टिप्स का सार यही है कि या तो अपने पसंदीदा शेयरों में छोटी धनराशि निवेश करके शांति से 5, 10 या 15 वर्ष उनको होल्ड करके रखें। फिर ऐसे निवेश यदि गिरकर आय से भी कम रह जाए तो भी चिंता न करें और धैर्यपूर्वक कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार की प्रतीक्षा करें, जैसे आयशर मोटर्स में प्रकरण में हुआ। इस इंतजार में शेयर गिरते गिरते डिलिस्ट भी हो जाते तो भी चिंता न करें। आपने 100 कंपनी में निवेश किया, उनमें 2-3 कंपनियां यदि बंद भी हो गई तो भी बाकी 97 तो चालू है। नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें, क्योंकि स्विंग ट्रेड में आप कभी भी फंसा हुआ महसूस नहीं करते और एवरेज आउट करते करते एवरेज प्राइस पर आखिर में 0.5% भी कमाकर निकल गए तो भी आप अपने मूल पूंजी को वापस पा लेंगे और अगले सप्ताह उसी मूल पूंजी से उसी शेयर में वापस कम प्राइस पर 4.5% के टारगेट के लिए निवेश कर सकेंगे। शेयर बाजार में एक कहावत है, यदि आप इंडेक्स को जीत नहीं सकते तो इंडेक्स के साथ रहिए। मान लो आपने शेयर बाजार में निवेश शुरू किया, तब निफ्टी 8,000 पर था, आज निफ्टी 10,800 पर है, अर्थात निफ्टी लगभग 30% आपके निवेश की अवधि में बढ़ा। आपने यदि अपने निवेश की अवधि में 30% से ऊपर मुनाफा कमाया तो ही आपको अच्छा व कुशल निवेशक माना जा सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर भी किसी इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानते हैं। ETF इसी सिद्धांत पर बने हैं। जैसे निफ्टी 20 या निफ्टी ETF होते हैं, वे निफ्टी इंडेक्स के सभी शेयरों में उसी अनुपात में निवेश करते हैं जिस अनुपात में निफ्टी पे शेयर होते हैं। इसलिए उनका मार्केट प्राइस निफ्टी के 1/10 या 1/100 के आसपास ही रहता है और छोटे निवेशक इसमें म्यूचुअल फंड की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP से निवेश करके इंडेक्स के साथ बना रह सकता है। निफ्टी 50 के 50 शेयर मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी ट्रेड होते हैं। इन शेयरों में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड व विदेशी संस्थागत निवेशक भी ट्रेड करते हैं। बाजार की 80% से 90% ट्रेड इन्हीं शेयरों में होती है, इसलिए इनमें पर्याप्त लिक्विडिटी भी होती है तथा पर्याप्त उतार चढ़ाव भी होता है। इसलिए मेरी राय में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 के शेयरों में से चयन करना चाहिए। दूसरा, निफ्टी, सेंसेक्स आदि इंडेक्सों में शामिल शेयरों को एक्सचेंज की कमेटी द्वारा वॉल्यूम, लाभ, डिविडेंड, देयता आदि के मानकों की कसौटी पर परखकर फिर इनका चयन किया जाता है। समय समय पर इंडेक्स में शामिल शेयरों का मूल्यांकन करके इसमें से ऐसे शेयरों को बाहर कर दिया जाता है जो मार्केट कैप, वॉल्यूम, लाभांश आदि के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे और उनके स्थान पर नए शेयरों को शामिल कर लिया जाता है, जिसे आप भी आगे बताई गई विधि के अनुसार बगैर लॉस बुक किए निफ्टी से हटने वाले पुराने शेयरों से निकलकर नए शामिल होने वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इस बारे में अगली टिप्स में विस्तार से बताया जाएगा। जैसा इससे पहले वाली टिप्स में बताया गया है कि इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स आदि में शामिल शेयरों के कुछ मापदंड होते हैं। इन मापदंडों को अर्थशास्त्र के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा तय किया जाता है ताकि श्रेष्ठ कंपनियां ही इंडेक्स में शामिल हो सके। परंतु जब कोई कंपनी खराब प्रदर्शन के कारण इन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाती तो समय समय पर इंडेक्स की कंपनियों की समीक्षा करके ऐसी कंपनी को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर इन मापदंडों पर खरा उतरने वाली नई कंपनी को शामिल किया जाता है।
इसलिए आप यदि पीछे बताई गई टिप्स के अनुसार निफ्टी या सेंसेक्स के शेयरों में से शेयर चुनकर उनमें स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और उनमें से किसी शेयर को इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, तो उस शेयर में प्रॉफिट बुक करने के बाद आप भी उसमें वापस स्विंग ट्रेड न करके उसकी जगह निफ्टी या सेंसेक्स में से किसी नए शेयर को अपने स्विंग ट्रेड के पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। अर्थात यदि ऐसा शेयर जो इंडेक्स से बाहर हुआ है गिरने लगता है तो भी आप उसमें प्रति सप्ताह पिछले दिन की वी बैक पर एवरेज करना जारी रखें और अंत में जब भी आपको कम से कम आधा % प्रॉफिट आपके औसत मूल्य पर मिल जाता है और आप उसमें बगैर लॉस से बाहर निकल जाते हैं, तब उसके स्थान पर आप नए स्टॉक का चयन कर सकते हैं। जैसा कि आपको अभी तक बताया गया है कि मैं इंट्राडे की जगह BTST आज खरीदे कल बेचे, बाय टुडे सेल टुमारो को प्राथमिकता दूंगा तथा BTST की जगह स्विंग ट्रेड को प्राथमिकता दूंगा। यहाँ तक कि मैं आपको बड़े भाई की तरह यह नेक सलाह भी दूंगा कि आप सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स के शेयरों में स्विंग ट्रेड ही करें, क्योंकि ये सुरक्षित भी है तथा इसमें आप महीने में औसतन 2% रिटर्न भी निकाल लेंगे तो भी आपके 10,000 रुपये के 30 वर्षों में 1.24 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएंगे। इस बारे में पहले विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। स्विंग ट्रेड के लिए निफ्टी 50 के शेयरों का चयन करना है, यह तो आपको पहले ही बता दिया गया है, पर इनमें भी शेयर का 52 वीक हाई देखें। जो भी शेयर 52 वीक हाई के आसपास अर्थात सालाना उच्चतम स्तर से ज़्यादा 15% नीचे ट्रेड कर रहा हो उसका चयन करें। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट लालच व डर की प्रकृति पर कार्य करता है। इसलिए यहाँ जो शेयर गिरता है वह धीरे धीरे गिरते गिरते यदि वार्षिक न्यूनतम स्तर के पास पहुंच जाता है तो निवेशकों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगते हैं और वे निवेशक भी ऐसे शेयरों में बिकवाली करने लगते हैं जिससे शेयर और भी ज़्यादा नीचे गिरता है। दूसरा नियम यह है कि शेयर बाजार सब कुछ जानता है, अर्थात सूचना तकनीक के इस युग में कंपनी के आगामी प्रदर्शन में गिरावट होने आने वाली हो तो यह बात कंपनी के आंतरिक स्रोतों से लीक होते होते उस खबर के आने से पहले ही मार्केट में पहुंच जाती है। इसे शेयर मार्केट की भाषा में रूमर कहते हैं। आप इसे अफवाह कह सकते हैं, पर ये अफवाहें 80% मामलों में गलत भी नहीं होती और भले ही 6 महीने से 1 साल का समय लगे, ये अफवाहें अक्सर सही साबित होती है। इससे यदि कोई शेयर बगैर किसी विशेष कारण के गिरकर 52 सप्ताह के अपने निम्नतम स्तर पर आ गया हो, प्राय यह देखा गया है कि वह और भी ज़्यादा गिरते गिरते हर 10-15 दिन में नया लो बना रहा होता है। यही बात उच्चतम स्तर पर ट्रेड करने वाले या 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड करने वाले शेयरों के मामले में स्टिक बैठती है। ऐसे शेयर बहुत जल्दी उच्चतम स्तर हाई पर हाई बनाते रहते हैं। इनमें ट्रेड करने पर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करने का अवसर मिलता है। अर्थात फंडा यह है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स के शेयरों में से जो भी 10 से 15 शेयर अपने वार्षिक उच्चतम स्तर पर हो या उच्चतम स्तर के 0 से 15% की रेंज में हो, उसी का चयन ट्रेडिंग के लिए करना जल्दी मुनाफा दे सकता है। यहाँ शेयर मार्केट की इस कहावत का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि सस्ता शेयर लोगे सस्ता बेचोगे, महंगा शेयर लोगे महंगा बेचोगे। यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि पर ऐसा करने पर मैं उच्चतम स्तर पर फंस गया तो क्या होगा, अर्थात मेरे साथ कहीं ऐसा हो गया कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, अर्थात मेरे शेयर लेने का समय ही उस शेयर का आखिरी उच्चतम स्तर हो और उसके बाद शेयर सिर्फ गिरता ही रहे, तो इसका प्रत्युत्तर आगे के टिप्स में पढ़िए। जैसा कि आप पिछले टिप्स में पढ़ चुके हैं, कंपनी का प्रदर्शन में वास्तविक गिरावट आने के 6 माह से 1 साल पहले ही उसके शेयर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपनी के आंतरिक स्रोतों से लीक हुई अफवाहें मार्केट तक पहुंचती रहती है। परंतु जब अफवाह आने के बाद शेयर गिरना शुरू होता है तब कुछ लालची निवेशक यह सोचकर उसे खरीदना भी शुरू कर देते हैं कि इतना महंगा इतना ब्लूचिप शेयर सस्ते में मिल रहा है, मौका नहीं चूकना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल निवेशक भी धीरे धीरे निवेश करना चालू कर देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत शेयर यदि हो तो उसके प्रदर्शन में 1 से 2 साल गिरावट आए तो बाद में प्रदर्शन में सुधार होने पर शेयर बढ़ता भी बहुत तेजी से है। तो ऐसी खरीदारी जो छोटे निवेशकों के एक ऐसे शेयर खरीदने की प्रकृति से आती है जो आधे से ज़्यादा टूट गए हो, या ऐसी खरीदारी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल निवेशकों के किस्तों में खरीदारी प्रारंभ कर देने से आती है, जिसे जब अफवाह आने के बाद भी शेयर वापस थोड़ा बढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं कि यह अफवाह तो झूठी निकली और शेयर वापस बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए इसको ले लेना चाहिए, जिससे शेयर के भाव में अस्थायी उछाल आता है, पर फिर शेयर उससे भी ज़्यादा गिरता है। इसे प्रैक्टिकल समझने के लिए आप यस बैंक व IOC के उदाहरण लीजिए। दोनों ही निफ्टी में शेयर है और 2018 में अपने वार्षिक उच्चतम स्तर से बुरी तरह नीचे गिरे हैं। आप देख सकते हैं कि भले ही IOC अपने उच्चतम स्तर से गिरकर नीचे आ गया हो, पर गिरावट एक सरल रेखा में नहीं हुई, बीच बीच में कुछ उछाल आते रहे। इस प्रकार यस बैंक भले ही उच्चतम स्तर से गिरकर निम्नतम स्तर तक आ गया हो, परंतु यहाँ भी गिरावट का चार्ट सरल रेखा में नहीं है, इसमें भी छोटे छोटे उछाल आते रहे। आप सोच रहे हो कि इन सब बातों से आपको क्या मतलब है? मतलब यही है कि यदि आप पिछली बताई गई स्विंग ट्रेडिंग की विधि से इन दोनों शेयरों का उनके पिछले दिन के औसत प्रभावित मूल्य वी-वेब पर सप्ताह में एक बार खरीदकर लगातार एवरेज आउट कर रहे थे, तो यदि आपने उन्हें उनके सालाना उच्चतम स्तर पर भी ले लिया था तो भी आप इन छोटी छोटी
उछालों का फायदा उठाकर अपने औसत मूल्य पर 2 से 3% मुनाफा कमाकर आराम से निकल सकते थे। एक बार निकलने के बाद जब आप देखते कि यह शेयर अपने वार्षिक उच्चतम स्तर के पास की 15% के रेंज में नहीं रहा है, तो आप इसके स्थान पर निफ्टी के दूसरे शेयरों का चयन कर सकते थे जो उनका वार्षिक उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहे हो। इस बारे में मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे OEC वर्ष में 65% गिरा, पर स्विंग ट्रेड से आप उस 65% गिरावट में भी 8% बुक कर सकते थे। अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में से लार्ज कैप शेयर जो वार्षिक उच्चतम स्तर के पास ट्रेड कर रहे हो उनका चयन करने की सलाह देता हूं। परंतु ऐसा क्यों? यह प्रश्न भी आपके दिमाग में अवश्य आया होगा। क्यों नहीं हम आपके या अन्य किसी विश्लेषक के द्वारा सुझाए गए ऐसे छोटे मिड कैप शेयर में ट्रेड करें जो हमें लगता है कि साल या 2 साल में 200 से 3% रिटर्न दे सकता है। इसका स्तर यह है कि अमल तो आप में फंडामेंटल शेयरों को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा मैंने पिछली टिप्स में आइसर मोटर्स के उदाहरण से समझाया है कि जो आमतौर पर छोटे निवेशकों में नहीं देखी जाती। दूसरे, आपने एक सेठ जी की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। एक सेठ जी थे जो बहुत कंजूस थे। वह प्रायः बगैर सब्जी के बासी रोटी नमक मिर्च के साथ खाते थे ताकि सब्जी के पैसे बचे, पर वह सब्जी एवं अन्य स्वादिष्ट वस्तुओं की इच्छा पूर्ति के लिए खाना खाने के बाद 10 मिनट ध्यान करके आंखें बंद करके यह कल्पना करते थे कि वह दाल कढ़ी का रसवादन कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करने से उनकी इच्छा तृप्त हो जाती थी। एक बार जब वह ऐसा ध्यान कर रहे थे तो उनको कढ़ी में मिर्च तेज लगी और वह सी सी की आवाज़ मुंह से निकालने लगे। इस पर पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने जब पूरी बात बताई कि कल्पना में खाई जाने वाली कढ़ी में मिर्च तेज महसूस होने से उनका मुंह जलने से वह ऐसी आवाज निकाल रहे थे, तो उस व्यक्ति ने उनको कहा, मूर्ख सेठ, जब कल्पना में ही किसी वस्तु का रसवादन करना है तो दाल कढ़ी क्यों खाते हो? कल्पना में मिठाई खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, काजू की कतली खाओ, अच्छे फल खाओ, और दाल कढ़ी ही परिकल्पना में खानी हो तो अच्छे शेफ की बनाई हुई परफेक्ट मसालों वाली दाल कढ़ी खाओ जिससे मुंह नहीं जलेगा। उस कहानी से मिलती जुलती बात ही इस टिप्स में समझाई जा रही है कि जब आपको 4.5% से 0.5% मुनाफा ही कमाकर निकलना है तो आप रिस्की शेयरों में निवेश क्यों करें? कोई भी फंडामेंटल शेयर जिसमें भविष्य में मल्टीपल रिटर्न देने की संभावना हो वह उतना ही रिस्की भी होता है, क्योंकि स्वाभाविक है ऐसे शेयर तभी रेकमेंड किया जाएगा जबकि वह वैल्यू बाय की श्रेणी में रखा जा सके, अर्थात उसका मार्केट प्राइस उनकी नेट सेलिंग प्रति शेयर व बुक वैल्यू से कम होता है। तभी उसको वैल्यू शेयर मानकर कोई भी शोध विश्लेषक आपको लॉन्ग टर्म के लिए अनुशंसित करता है। परंतु यहाँ यह रिस्क भी होता है कि किसी कंपनी के साथ भविष्य में होने वाली किसी गड़बड़ी की न्यूज मार्केट में पहले से लीक होने के कारण शेयर का मार्केट प्राइस इतना कम हो गया कि हम उसे वैल्यू बाय मानकर खरीदारी कर बैठे। इस प्रकार की गड़बड़ी की लीक होने वाली खबर को टिप्स में अफवाह या रूमर कहा जाता है, जैसे कि किंगफिशर, टांटिया कंस्ट्रक्शन, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, सत्यम कंप्यूटर, DHFL आदि शेयरों के मामले में हुआ कि इनके बाजार मूल्य इनके प्रति शेयर बिक्री बुक वैल्यू आदि से कम होने से इनको फंडामेंटल वैल्यू बाय मानकर लिया गया, पर बाद में कंपनियों के बारे में जैसे जैसे खबरें सामने आई ये शेयर 60 से 90% तक गिर गए। इसलिए यदि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके 200 से 500% रिटर्न कमाना हो तो जैसा कि आपने मेरी पुस्तक अब्दुल स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो कैसे बना में पढ़ा है, आप अपनी मासिक आय का अधिकतम 10% ऐसी फंडामेंटल वैल्यू बाय की श्रेणी वाली कंपनियों में निवेश करके 2 से 3 साल होल्ड करके मल्टीपल रिटर्न कमाने की अपेक्षा रख सकते हैं। पर यदि स्विंग ट्रेड करके एक दिन से एक माह में 4.5% से 0.5% मुनाफा कमाने का विचार रखते हैं तो इनमें रिस्क क्यों ले? क्यों न निफ्टी या सेंसेक्स के ऐसे शेयर में लगाएं जो उनके सालाना उच्चतम स्तर के आसपास हो। ऐसे शेयर कम रिस्की होते हैं, इनमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और 4.5% से 0.5% का उछाल चढ़ाव भी जल्द ही मिल जाता है तथा होल्ड होते हैं तब डिविडेंड का बोनस भी देते हैं। इस टिप्स में आपको शेयर बाजार में इनकम टैक्स की खेती या टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, शेयर बाजार में इनकम टैक्स की खेती एक जाना माना तरीका है जिसे अमेरिका में इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। एक बार ट्रंप साहब पर अमेरिका की राजनीति में आरोप लगे थे कि आप अपने स्टॉक मार्केट की कमाई पर पूरा टैक्स नहीं देते। तब यह मुद्दा सामने आया था कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उन्होंने जो किया था उसे टैक्स हार्वेस्टिंग अर्थात इनकम टैक्स की खेती कहते हैं, जो पूरी तरह कानूनी है, जिसमें शेयर बाजार में हुए कैपिटल गेंस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस टिप्स में इसी टैक्स हार्वेस्टिंग को आप लोग सीखेंगे। असल में इसमें सीधा सा गणित है। आप पूरे वर्ष भर अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयरों में पहले बताई गई टिप्स के अनुसार थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए। जो शेयर आपको टारगेट के अनुसार लाभ दे दे उनमें मुनाफा बुक कर लें, बाकी के शेयर होल्ड रखेंगे और डिविडेंड का मजा लेंगे। होल्ड रखे शेयरों से मार्च माह के अंतिम दिनों में इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग कर लीजिए। असल में यह बहुत आसान है। मार्च के अंतिम दिनों में आपके पोर्टफोलियो में
नुकसान दे रहे जो शेयर हो उन सभी शेयरों को बेचकर कागजों में नुकसान बुक कर लेंगे, परंतु उसी समय, उसी दिन, उसी क्षण बेचते ही वापस उन्हीं शेयरों को उतनी ही मात्रा में ही वापस खरीद लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे शेयरों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम उसी दिन, उसी समय उतने ही शेयर वापस ले लेंगे जितने बेचकर नुकसान बुक किया था। हमारी सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी, जो आजकल के डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ बहुत ही कम लगती है। इस ब्रोकरेज को भी बचाने के लिए आप बेचने एवं वापस खरीदने के प्राइस में मामूली अंतर रख सकते हैं, पर जो नुकसान हमने बुक किया था उस नुकसान को पूरे वर्ष हमें मुनाफा बुक करते रहने से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उनमें से हम कम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए 20 मार्च 2019 तक आप मुनाफे वाले शेयरों को बेचते बेचते कुल 60,000 रुपये की कमाई करते हैं, तो आयकर कानून के तहत इस पर 15% की दर से 9,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता। अब मार्च 20 को हमारे पास मान लीजिए जो शेयर होल्ड रखे हैं उनमें हमें कुल मिलाकर 45,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो हम इस नुकसान को बुक करके हाथों हाथ वे शेयर्स वापस खरीद लेंगे, तो ये 45,000 का नुकसान 60,000 के प्रॉफिट में से कम करने पर वर्ष का नेट प्रॉफिट 15,000 ही बचा। अब इस पर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 15% की दर से 2,250 रुपये ही चुकाना पड़ेगा, तो 9,000 के स्थान पर 2,250 ही टैक्स बना, इसलिए यह हुई 6,750 के इनकम टैक्स की खेती। इस प्रक्रिया में 750 के लगभग ब्रोकरेज भी लग गई, तो भी आपको 6,000 रुपये कैपिटल गेन टैक्स का नेट फायदा होगा। यहाँ कुछ पाठक यह आशंका जता सकते हैं कि उसी दिन शेयर बेचकर वापस खरीदने पर तो वह इंट्राडे अर्थात स्पेकुलेशन इनकम में आएगा, तो उस नुकसान को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में से कैसे कम कर सकेंगे? इसका प्रत्युत्तर यह है, यदि आपके पास शेयर पहले से होल्ड है और आप ऑर्डर डालते समय C&C अर्थात कैश एंड कैरी का चयन करते हैं, तो ऐसे शेयर की बिक्री इंट्राडे के लिए नहीं है। आपने पहले से होल्ड अपने शेयर में लॉस बुक किया है। इस प्रकार नए ऑर्डर से खरीदा गया शेयर भी कैश एंड कैरी में पूरी राशि देकर खरीदा जाएगा तथा उसकी डिलीवरी भी ली जाएगी, जो एक नई ट्रेड है। इसको जब भी हम बेचेंगे तब उसका टैक्स हमारी होल्डिंग अवधि से तय होगा, इसलिए इस प्रकार पहले से होल्ड शेयर कैश एंड कैरी में बेचकर हाथों हाथ पूरी राशि देकर वापस लेना और उसकी डिलीवरी लेना इंट्राडे में नहीं आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने अनेक विधियां प्रैक्टिकल में आजमा कर देखी है। उन सबका पूरा विवरण तो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग से आने वाली पुस्तक में दिया जाएगा, परंतु इन सब विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में मैंने 4 स्ट्रोक मेथड को पाया है। इस 4 स्ट्रोक विधि से आप ऑप्शन में ली गई अपनी 80 से 90% ट्रेड में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले यह बताया ही जा चुका है कि मार्केट में ट्रेडिंग में 100% सफल कोई विधि नहीं है, पर आपकी विधि की सफलता की दर 80 से 90% है, तो आप विनिंग ट्रेडर रह सकते हैं। इस विधि से आप ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी में पोजीशन ले सकते हैं। वैसे आप चाहे तो इस विधि का प्रयोग करके इंडेक्स के स्थान पर किसी शेयर की कॉल या पुट में भी पोजीशन बना सकते हैं, पर किसी शेयर विशेष में ऑप्शन में पोजीशन लेने के स्थान पर निफ्टी या बैंक निफ्टी में पोजीशन लेना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी की समस्या नहीं रहती। शेयर विशेष में पोजीशन बनाने पर यह विधि सही होने के बावजूद लिक्विडिटी कम होने से आपको समस्या हो सकती है। अब 4 स्टॉक विधि का वर्णन करते हैं। माना कि किसी दिन निफ्टी फ्यूचर का क्लोज प्राइस 1873.30 पर मार्केट बंद होने के बाद था। इस विधि में हम निफ्टी के क्लोज प्राइस की जगह उस दिन के फ्यूचर का क्लोज प्राइस देखेंगे। अब आपको इस क्लोज प्राइस के आधार पर अगले दिन के ट्रेड के लिए अग्रिम तैयारी करनी है। आपको निकटतम एक्सपायरी वाले महीने की इस क्लोज प्राइस की निकटतम इन मनी कॉल एंड इन द मनी पुट एक कागज पर नोट करनी है। यदि आप यह विधि बैंक निफ्टी में आजमा रहे हैं, तो आपको निकटतम साप्ताहिक एक्सपायरी वाले कॉल या पुट का चयन करना है। जैसे फ्यूचर का क्लोज प्राइस 10,873 है, तो इसके लिए निकटतम इन द मनी कॉल 10,850 बनेगी और निकटतम इन द मनी पुट 10,900 की लेनी है। अब इसके उस दिन की ट्रेडिंग के इन कॉल व पुट के हाई व लो को देखकर एक कागज पर नोट करने हैं। माना कि 10,850 की कॉल का उस दिन का उच्चतम प्रीमियम 163.30 था और न्यूनतम प्रीमियम 86.45 था, तो आप इन दोनों आंकड़ों को नोट कर लीजिए। अब 10,900 की पुट का उच्चतम प्रीमियम नोट करें। माना कि ये क्रमशः 175.35 व 96.40 है, तो आपके पास अब 4 आंकड़े हैं। इसलिए इस विधि को मैंने 4 स्ट्रोक मेथड नाम दिया है। अब अगले दिन के लिए आपके पास एक चार्ट तैयार हो गया है, जो इस प्रकार दिखेगा। ऑप्शन प्रकार कॉल, स्ट्राइक प्राइस 10,850, उच्चतम स्तर 163.30, न्यूनतम स्तर 86.45। ऑप्शन का प्रकार पुट, स्ट्राइक प्राइस 10,900, उच्चतम स्तर 175.35, न्यूनतम स्तर 96.40। अब अगले दिन मार्केट खुलने के पश्चात 10,850 की कॉल के प्रीमियम पर निगाह रखें। यह यदि पिछले दिन के उच्चतम स्तर 163.30 के ऊपर ब्रेकआउट हो या ऊपर ही खुले, तो तुरंत उसी समय 10,850 की कॉल को खरीद डालें और 10 रुपये का लाभ मिलते ही निकल जाए।
अर्थात यदि आपने 165.8 पर लिया तो 175.8 पर प्रॉफिट बुक कर दें। मैंने एग्जैक्ट पिछले दिन के हाई 163.3 पर उदाहरण नहीं देकर 165.8 का प्रयोग इसलिए किया है कि ऐसे ब्रोकआउट में कॉल बहुत तेजी से बढ़ेगी, इसलिए जब तक आप पोजीशन लेंगे तब तक वह थोड़ी से ऊपर बढ़ चुकी होगी। अब यदि अगले दिन यह 10,850 की कॉल पिछले दिन के लो 86.45 से नीचे आ जाती है या नीचे ही खुलती है तो अब 10,850 की कॉल को शॉर्ट करें। प्रॉफिट टारगेट इसमें 10 रुपये का रखना ही सबसे सेफ रहता है, अर्थात यदि आपने 85.50 पर 10,850 की कॉल शॉर्ट की है तो 10 रुपये गिरने के बाद 75.5 पर प्रॉफिट बुक कर दें। निफ्टी का एक लॉट 75 का है, इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करने का अर्थात है 750 रुपये का मुनाफा। इस 4 स्टॉक विधि में पिछले दिन के हाई या लो से ब्रेकआउट होने पर आपको 10 रुपये का मुनाफा मात्र 5 से 10 मिनट में मिल सकता है। इसी प्रकार यदि 10,900 के पुट पिछले दिन के हाई 175.35 से ऊपर ब्रेकआउट होती है या ऊपर ही खुलती है तो आप इसमें खरीदारी करें तथा 10 रुपये का मुनाफा लेकर निकल जाए। यदि 10,900 के पुट पिछले दिन के लो 96.40 से नीचे गिरती है या नीचे ही खुलती है तो आप इसमें शॉर्ट करें और 10 रुपये का मुनाफा लेकर निकल जाए। बैंक निफ्टी के मामले में लॉट साइज मात्र 20 की है। आप उसमें टारगेट 15 रुपये से 20 रुपये का भी ले सकते हैं क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है। इसी प्रकार इस 4 स्टॉक विधि से किसी शेयर विशेष की कॉल पुट भी खरीद सकते हैं। प्रीमियम में आपको प्रतिशत से टारगेट का निर्धारण करना हो तो प्रीमियम का लगभग 5% टारगेट निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आपके किसी कॉल का पिछले दिन का उच्चतम स्तर 405.6 था, आप इसको 4 से 10 पर ब्रेकआउट होने के बाद खरीदते हैं तो आपका टारगेट 410 का 5% अर्थात 20 रुपये के आसपास रखना है। ज़्यादा लालच करना इसमें उचित नहीं है क्योंकि कॉल पुट जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती भी है। अब प्रश्न आता है स्टॉप लॉस का कि इस विधि में स्टॉप लॉस कितना रखें। स्टॉप लॉस समय आधारित इसमें सबसे अच्छा रहता है, अर्थात 5 मिनट का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि यदि आपका ब्रेकआउट सच्चा है तो 5% या 10% से 15 रुपये का लाभ आपको 5 मिनट में मिल जाता है। यदि 5 मिनट में टारगेट नहीं मिले तो 5 मिनट का कलेजा मजबूत करके जो भी नफा नुकसान है समेट लीजिए। मैं समय आधारित स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ कि कॉल पुट बहुत ही तेजी से और बहुत उतार चढ़ाव से ऊपर नीचे होती है। इसमें आपका ज़्यादा पास में रखा हुआ स्टॉप लॉस बहुत तेजी से हिट हो जाएगा। अब टारगेट ही 5% का हो तो स्टॉप लॉस नियम से तो उससे भी आधा 2.5% ही बनेगा, जो बहुत कम होने से स्टॉप लॉस टूटकर फिर टारगेट मिल सकता है। इसलिए 5 मिनट का प्रयोग बेहतर रहता है। प्रैक्टिकल में इस विधि का प्रयोग करने से पहले कुछ दिन काल्पनिक अभ्यास करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, आपको इसका अनुभव हो जाएगा। NSE पर ऑप्शन ट्रेडिंग वर्ष 2001 में लॉन्च हुई थी। उस समय ऑप्शन में इतने वॉल्यूम नहीं होते थे, पर आज ज़्यादातर डे इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़कर ऑप्शन में आ गए हैं। ऑप्शन में यदि आप कॉल पुट लेते हैं तो आपकी रिस्क लिमिटेड होती है, अर्थात जितना उस कॉल या पुट का प्रीमियम होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान उस प्रीमियम का हो सकता है। यदि आप ऑप्शन में इंट्राडे करते हैं तो आपको कम दाम में ज़्यादा लिवरेज मिलता है। बहरहाल यह इस पुस्तक का विषय नहीं है कि आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग से वाकिफ नहीं है तो इस छोटी सी पुस्तक में ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी जानकारी दी जाना संभव नहीं है। आप इस विषय पर किसी अन्य लेखक की पुस्तक का अध्ययन या मेरी आने वाली ऑप्शन स्पेशल पुस्तक की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस टिप्स का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप शेयर विशेष की जगह इंट्राडे ट्रेड करना ही चाहते हैं तो ऑप्शन की कॉल पुट में करें, पर ऑप्शन में ट्रेड छोटे निवेशकों के लिए नहीं है। आपके पास ज़्यादा पूंजी हो तो ही ऐसा करना चाहिए। जैसे रमेश हिंडाल्को के 3,500 शेयर इंट्राडे में 200 रुपये के मूल्य पर खरीदता है तो उसकी ट्रेड वैल्यू के अनुसार उसको 7 लाख की ट्रेड पर कम से कम 1.5 लाख का मार्जिन देना पड़ता है। पर दूसरी तरफ हितेश हिंडाल्को की 200 की कॉल 9 रुपये पर खरीद सकता है, जिसका 3,500 का लॉट है और इसके लिए उसको सिर्फ 31,500 का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। यदि हितेश पहले बताई गई 4 स्टॉक विधि से ट्रेड करता है तो 200 की कॉल वह पिछले दिन के हाई स्तर से ऊपर जाने पर खरीदेगा और यदि वह 9 रुपये पर खरीदकर 10 में बेच देगा तो इसमें 3,500 रुपये कमा सकता है। पर याद रखें, जैसे इंट्राडे रिस्की है वैसे ऑप्शन भी रिस्की है। इसलिए आपको पिछली टिप्स में बताया जा चुका है कि नए ट्रेडर को पहले सिर्फ बैंक निफ्टी के एक लॉट से ही अभ्यास करना चाहिए। बैंक निफ्टी का एक लॉट सिर्फ 20 बैंक निफ्टी का है, इसलिए इसमें इंट्राडे में पिछली टिप्स के अनुसार 15 से 20 रुपए के लिए ट्रेड करने पर आपको एकदम से बड़ा नुकसान होने की संभावना भी नहीं होगी और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का अभ्यास भी हो जाएगा। यहाँ मैं फिर दोहरा दूं कि मेरी निजी राय में सबसे अच्छी विधि स्विंग ट्रेड की है। इसमें आपका निवेश व ट्रेडिंग दोनों का शौक भी पूरा होता रहेगा और आप यही पिछले बताए तरीके से करेंगे तो इसमें रिस्क भी नहीं के बराबर होगा। दूसरे दर्जे की विधि में ऑप्शन में 4 स्टॉक विधि से बैंक निफ्टी व निफ्टी में ट्रेड करना है। तीसरे दर्जे में इंट्राडे में शेयरों में ट्रेड करना है। शेयर बाजार कभी भी खबरों के आधार पर नहीं चलता है।
आपको तथाकथित विशेषज्ञों की भ्रमित करने वाली सलाह पर कान नहीं देने हैं। वे कभी कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने ट्रेड वार का ट्वीट कर दिया है, अब मार्केट नहीं बढ़ने वाला है। कभी कहेंगे अब मंदी का लंबा दौर है। कभी कहेंगे हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज मार्केट बढ़ने वाला है। हद तो तब हो गई जब कुछ विशेषज्ञ चंद्र ग्रहण में चांद पर लाल रंग दिखा, जिसे ब्लड मून कहते हैं, ऐसे कई सालों में एक बार होता है और यह लाल रंग मार्केट गिरेगी ऐसा संकेत दे रहा है। आप दूसरों की सलाह मांगते रहेंगे तो आपका हारना तय है। आप मेरी सलाह भी नहीं माने। अपने सिस्टम पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। आपको एक ही मंत्र बार बार रटना है। मार्केट में अच्छे व बुरे शेयर नहीं होते। मार्केट अच्छी और बुरी नहीं होती। मार्केट में सिर्फ बढ़ने व घटने वाले शेयर होते हैं। मार्केट या तो बढ़ती है या घटती है, यही मार्केट का नियम है। इसके अलावा सब फिजूल है। याद रखिए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। इस बारे में मुझे एक संत की उक्ति याद आ रही है, खूब खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, यह नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो मार्केट की नाव तो हिलती डुलती ही जाती है, चाहे आप इसके लिए ट्रंप साहब के ट्वीट का बहाना करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को दोष दें, चाहे ब्लड मून को दोष दें। उतार चढ़ाव मार्केट का मूल सिद्धांत है। उतार चढ़ाव ही नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? परंतु आपको सिर्फ उतार चढ़ाव उपयोग करने पर ध्यान देना है, न कि खबरों के दम पर अपनी मेहनत से कमाई पूंजी को बगैर किसी थ्योरी के झोंकना है। अंत में मैं अपनी लेखनी को यह कहते हुए विराम देता हूँ कि स्विंग ट्रेड के मेरे फॉर्मूले जो इस पुस्तक में बताए गए हैं वे सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री तथा ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट में दिया गया है कि कैसे 10,000 रुपये पर आप 2% रिटर्न भी निकालते रहें तो 360 ट्रेड के बाद 1.24 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगे। सादर अभिवादन के साथ धन्यवाद।